छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़ और छत्तीसगढ़ी फिल्म देखने वाले लोग हैं सिर्फ 15 लाख। क्या रीज़न लगता है आपको? अब कुछ डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, अब मैं बट शायद डायरेक्टली उनका नाम नहीं ले सकता, बट मेरे को दिल से उनकी मूवी देखने का मन है, जिनका काम आने वाला है बहुत जल्दी। मुझे ये लगता है, हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा तन के छाती चौड़ा करके बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम अगर भारत में कहीं भी खड़े होंगे तो कोई छोटा मोटा बोल के दिखा दे कि तुम ऐसे ही हो, तुच्छ। हमको क्या नहीं पता यार, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़। राइट। ठीक है, ये बहुत सारे स्टेट में होता भी नहीं होगा, और छत्तीसगढ़ में हम तो कर रहे हैं ना, क्या नहीं कर रहे हैं। गाने बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, सब तो होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी मुंबई में, तो वहाँ के हसल के बारे में बताइए। है ना, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। किस टाइप की डिस्ट्रैक्शन? हर टाइप के, ओके। मोह माया लस्ट, ओके। सबसे बड़ी चीज़ जो ऐसे अगर नॉर्मली किसी जगह से कोई इंसान जाता है तो बहुत जल्दी फंसता है। तो अब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे देखते हो आप? बहुत कुछ होने वाला है, तबाही होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, तोस रावत पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब भारतीय सिनेमा में सिर्फ बॉलीवुड का ही नाम था, लेकिन साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी स्टोरीज़ के दम पे ये साबित किया कि अगर आपके कंटेंट में दम है तो आप इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के एवोल्यूशन के बारे में है। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर पारितोष सिंह बघेल, जो ना सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि एक राइटर, डायरेक्टर और फिटनेस इंथुजियास्ट हैं। इन्होंने कुछ साल मुंबई में बिताया और वहाँ इंडस्ट्री की चीज़ें सीखी, और अब उनकी एक छत्तीसगढ़ी फिल्म आने वाली है बहुत जल्द। दोस्तों, इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। बहुत सारी इनसाइडर बातें करी हैं हमने, बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन है पारितोष सर के साथ, तो इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए। दिस इज़ पारितोष सिंह बघेल ऑन तोस रावत पॉडकास्ट। मेरा नाम पारितोष सिंह बघेल है और मैं छत्तीसगढ़ कोरबा का रहने वाला हूँ। मैं एक्टर भी हूँ, फिल्म मेकर भी हूँ, स्टोरी राइटर हूँ, लिरिक्स राइटर हूँ और साथ में फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। स्वागत है तोस रावत पॉडकास्ट में बिग ब्रदर। थैंक यू सो। आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सन है, तो आपके बहुत सारे डायमेंशंस हैं फील्ड में। सो हर एस्पेक्ट पे बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम एक्टिंग के बारे में बात करते हैं। आप मुंबई में भी रहे हो, वहाँ का एक्सपीरियंस भी आपका है। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस फील्ड में आपके आने का मतलब इंटरेस्ट कैसे रहा? एक्टिंग, प्रॉपरली एक्टिंग एक घटना से शुरू हुई थी मेरे लाइफ में। ओके। क्रिएटिविटी तो बचपन से आती थी, जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी। अगर आप देखी होगी तो वो डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करते रहता है और यहाँ पे उसके ड्रैगन्स घूमते रहते हैं। तो वैसा चीज़ हमारे साथ होता था, हमारे सराउंडिंग में हमारे जो लोग थे, कि हम रहते यहाँ थे और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते थे, दूर दूर की, जंगल तो डायनासोर, अलग अलग क्रीचर्स के बारे में। और बहुत कम एज में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो हम जनरली अभी यूट्यूब पे देखते हैं, फैक्ट्स वीडियोस, मिस्ट्री वीडियोस। तो ये तो था। और कुछ टाइम के बाद जब मैं प्रोफेशनली इसमें आया तो एक मूवी थी, मेरी ही मूवी थी, जिसमें मैं पहले एडी का काम कर रहा था शुरुआत में। तो वहाँ पे ऐसे कुछ सेशंस होते थे जहाँ पे एक्टर्स होते थे और उनको हम ट्रेन करते थे कि एक्टिंग कैसे करनी है। अलग अलग कैरेक्टर का जस्टिफिकेशन होता था, उनको डिस्क्राइब किया जाता था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो एक दिन रैंडमली एक भैया ने बोला कि यार पारितोष, तू सब तो कर रहा है, बता रहा है सबको, तेरे को हमने देखा नहीं। तब तक प्रॉपरली मेरे को एक्टिंग करना है कभी मैं सोचा नहीं था, सीरियसली नहीं सोचा था कि मैं भी बचपन में सबको होता है यार मैं अक्षय कुमार हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे अपन फैंटेसाइज कर लेते थे। बट कि मेरे को था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा राइटर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था मैं। फिर क्या हुआ, हमने एक सेशन शुरू किया जिसमें एक मिलिट्री का बेस था, सारे वहाँ पे मिलिट्री वाले थे और अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे सबको। फिर ऐसा था उसमें मेरा कैरेक्टर कि मैं जस्ट अभी, मेरा क्या बोलना चाहिए, भर्ती हुआ है आर्मी में। ओके। तो वो मेरे को थोड़ा बुली कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। और वहाँ पर ये होता है ना कि आर्मी में वो तोड़ते हैं ताकि उनका बाहर निखर आए, जो भी एटीट्यूड है, जो भी उनकी पर्सनैलिटी है। तो पहला राउंड में मैं बोला ही नहीं कुछ, जबकि मैं वहाँ पे ट्रेन कर रहा था लोगों को, मैं चुप हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कैसा, तो कुछ बोला नहीं। मैं बोला लेट मी डू इन नेक्स्ट राउंड। तो फिर मैं ट्राई किया और वो बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने बोला कि भाई तू कर, इसी मूवी में कर।
फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उस मूवी से रिलेटेड कुछ थे इंसिडेंट्स ऐसे जो थोड़े पर्सनल है उनके। उस मूवी में मेरे को लीड का काम मिल गया। ओके। और ये हुआ, उसके बाद मैं डायरेक्ट करने गया था एक शॉर्ट फिल्म, बहुत पहले की बात है, लगभग 4-5 साल पहले की बात है। तो उस मूवी में मैं जो आर्टिस्ट थे उनको समझा रहा था। अब वो टाइम ऐसा था कि यूट्यूब के लिए सारे नए थे यार, सबके सब लोग नए ही थे, किसी को आ रहा है नहीं आ रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल पर्सन है उनसे हम काम करवा लें और अपना कंटेंट बाहर आ जाए। तो वहाँ पे भी मैं समझा रहा था जो प्रोड्यूसर था, मेरे से छोटा था बट प्रोड्यूसर था। तो उसने बोला कि भैया आप कर लो ना। मैं बोला यार सामने में बोल रहा है तो उसको बुरा लगेगा। तो फिर वो थोड़ा सोचा, फिर वो हट गया वहाँ से। उसके बाद मेरे भाई ने डायरेक्ट की उसको और फिर मैं ही उसमें भी लीड काम किया। ओके। तो ऐसे में एक्टिंग मेरी शुरू हुई थी वहाँ से। बाकी फिर उसके बाद पता चला कि हाँ कुछ तो है अंदर में, क्योंकि एक मेरे आइडल हैं, मेरे ख्याल से बहुत लोगों के आइडल होंगे, यो हनी सिंह। राइट। ओके। है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से, बट वो एक एज अ पर्सन और पर्सनैलिटी हर किसी को कहीं ना कहीं हिट की है। उनका भी एक पॉइंट था जो मेरे को सिमिलर लगा अपने से, और मैं सीखा और उसको एनहेंस भी किया अपने से, कि अगर कोई आर्टिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है ना तो वो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट बनता है। और मेरी आदत थी बचपन से कि मैं ना बहुत नोटिस करता था कि कोई पान के ठेले पे खड़ा है, कोई बस स्टैंड में खड़ा है, कोई बस चला रहा है, तो कैसी चीज़ें वो करता है जो कि ना आगे जाके जिसको मेथड कहा जाता है। एक होता है कि ड्रामा वाली एक्टिंग हुई जिसमें हम ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, एक लार्जर देन लाइफ रहती है जो चीज़, तो उसमें ना वो मेथड में जाता था और मैं वो करता था। और वो जहाँ पे भी मैं आज तक किया, छोटे मोटे शॉर्ट फिल्म्स हो गए, मेरे ही यूट्यूब चैनल के हो गए, तो वहाँ पे मेरे को बहुत हेल्प किया करने को। तो ये लाया मेरे को एक्टिंग में। तो मुंबई में रहने का जो एक्सपोज़र है वो कैसे काम कर रहा है आपके लिए अभी? नाम के लिए काम कर रहा है बट वो प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मुंबई में जो मेजर काम था मेरा राइटिंग का था। और एक्टिंग में अगर देखोगे तो वहाँ पे धीरे धीरे काम मिलता है, कहीं पे डायलॉग्स मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते। तो अगर आप कुछ दिखे हो जिसमें बहुत ज़्यादा ही आप एक्सपोज हो रहे हो, तब आपको जाके यहाँ पे लोग पूछेंगे। भारत में कितने सारे लोग मुंबई जाते हैं अपने सपनों को लेके, एंड आप भी गए, तो अगर सो आपने कैसे वहाँ कनेक्शंस बनाए और कैसे, मतलब अभी जिस पोजीशन में आप हैं राइटिंग में, आप वहाँ के लिए कर रहे हैं, कैसे मतलब ये सब आपने किया? कनेक्शंस तो मेजरली चाय के थ्रू बनती थी भाई। ओके। चाय एक तो मेरे को पसंद भी बहुत है, और मैं कई बड़े बड़े लोगों को देखता था जहाँ पे हम चाय पीने जाते थे। यहाँ पे एक छोटी टपरी है, सामने में एक कैफ़े है बड़ा सा, जहाँ पे आप रोज़ नहीं जा सकते। नॉर्मल इंसान रोज़ नहीं जा सकता। वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स होते थे, कभी कोई लोग अचानक से मिल जाते थे। बस एक चीज़ बेनिफिट ये रहता है मुंबई का, जो मुझे लगा, मैं बहुत ज़्यादा जगह नहीं गया हूँ, और किस्मत से ये था कि मैं मुंबई पहुँच गया कैसे तैसे। अब शुरुआत ऐसी हुई कि वहाँ पे आप एक्सपीरियंस अगर ना भी बताओ ना, और आप बता दो कि आप करना क्या चाहते हो और आप करते क्या हो, वो आपको बात से पकड़ लेंगे कि इंसान के में कितना पोटेंशियल है और वो कर क्या पाएगा। बाकी वहाँ पे होता है काम। एक मिथ आपको, जो मेरे को बताया गया था मिथ, कि एज अ स्क्रिप्ट राइटर अगर मैं जा रहा हूँ तो भाई तू जा, 6 साल तेरी ना रद्दी में पड़े रहेगी स्क्रिप्ट, कोई झांकेगा भी नहीं। डर भी लगता था यार, क्योंकि जाना है 6 साल में तो क्या नहीं हो जाएगा, घर को भी देखना है, एक एज हो जाती है तो घर को देखना पड़ता है। और हम उतने भी मॉडर्न या मेट्रो सिटी से नहीं है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और अपन कर लेंगे। अगर इस क्रिएटिव फील्ड में हम आ गए, आप भी आ गए हो, मैं भी आ गया हूँ, तो बस यही है जो है। राइट। फिर हम आखिरी सांस तक इसको छोड़ नहीं सकते, या तो फिर वो गिव अप ही होगा। तो वहाँ पे मेरे साथ ये चीज़ में थोड़ा सा गॉड और लक ये दोनों काम कर गया, कि अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ और बहुत अच्छा मिलना हुआ, कि वो सपोर्ट करते थे, समझते थे, बातों को पकड़ते थे कि इसका रेंज कहाँ तक जा रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मतलब लोग कैसे हैं, सपोर्टिव हैं? मतलब कोई अगर बिगनर है, कोई जा रहा है वहाँ पे, बातें कर रहे हैं, तो देखो बिगनर के भी ना बहुत सारे साइड्स होते हैं अगर आप देखोगे तो। ठीक है, सपोज़ आप एक एज एन एक्टर बता रहा हूँ, किसी आप कास्टिंग एजेंसी के बाहर खड़े हो, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 साल काम किया, कुछ भी काम किया, मेरे चैनल पे काम किया या मूवी किया, एक पॉइंट का मेरे पास है एक्सपीरियंस। और कभी कभी क्या होता है ना, इंसान बैग लिया और चल देता है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट ना थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, कि आप बात कर रहे हो कि मेरे को अब करनी है तो या तो लीड करना है और आपके में स्किल है नहीं,
और जिसके में स्किल है वो बोल रहा है कि मैं कैरेक्टर भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं अपना बॉडी लैंग्वेज दर्शा पाऊँ। अब कई लोग आके बहुत बड़ी बड़ी बात कर देते हैं मेरे सामने की चीज़ें। मैं यहाँ आने के बाद मैं बहुत जगह नहीं बोलता हूँ कि मैं मुंबई में काम किया हूँ, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है दिखाने को। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हर किसी के लिए लगता है कि यह बहुत मामूली सी बात है, और हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम। तो ये चीज़ होता था। बाकी लोग सपोर्टिव हैं वहाँ पे। अगर आप कास्टिंग एजेंसी जाते हो, आप बोलते हो कि भाई मेरे लिए कुछ काम है, कुछ काम है मतलब कि मेरे लिए कोई रिक्वायरमेंट है क्या, मेरे पर्सनैलिटी के लिए, हाइट के लिए, मेरे लुक्स के लिए, हर लुक का अलग अलग एक कास्ट होता है वहाँ पे, या फिर अगर आप उतने स्किलफुल हो तो आपको वैसा मेकओवर दिया जाएगा। तो कास्टिंग एजेंसीज काम कैसे करती हैं? मतलब उनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मतलब टाई अप रहता है कुछ? हाँ, टाई अप रहता है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से, बड़े बड़े बैनर से होता है। तो बैनर्स और प्रोडक्शन हाउस उनको अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं, उनसे उसको कुछ मतलब नहीं, वहाँ से वो लोगों को कास्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑडिशन में अच्छा कर लिए, उनको कोई मतलब नहीं कि आप अगला पिछला क्या करो। मेरा IPL का ऐड था, उसमें लगभग 2 दिन के ऑडिशन में 6,000 लोग थे। 6,000 लोग, भीड़ देख कर तो मैं भी सोचा कि भाई देर हो जाएगी यार, खाना खाने जाना है, क्योंकि पता नहीं होता था ना होगा नहीं होगा। उसमें होता था फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट। तो ऐसा वो देखते थे बहुत लंबी लाइन के बाद, फिर आपको बताएंगे कि इस कैरेक्टर पे आप जा रहे हो कि नहीं। और उस टाइम ये था कि जब मैं छत्तीसगढ़ में था तब हम रैप करते थे मेरे चैनल पे ही। ओके। हाँ, तो वहाँ पे वो बाहर में आके ऐसा अनाउंस किया कि रैप कौन कौन कर सकता है, और अपन तो ताज़ा थे सब था, तो अपन हाथ खड़े कर दिया। फिर मैं सोचा यार एक्टिंग करने आया, अगर कुछ भी ऊपर नीचे चूक हो गई ना तो काम यहाँ पे चला जाएगा। हम अंदर गए, बहुत देर तक लाइन लगी हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि IPL का जो ये IPL के लिए ही ऐड था, वहाँ पे गया और 2 चीज़ हो रही थी। एक, या तो स्क्रिप्ट कर लो, जो डायलॉग है वो बोल लो आप, या फिर आप रैप कर लो जो उनका दिया हुआ है। तो वो कुछ थे 8 9 10 लाइन, वो हो गया। तो वो सिलेक्शन मेरा रैप करके हुआ था, डायलॉग से कोई मतलब नहीं वाह। था। तो वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे। मेजरली एक्टिंग में जैसे कि आप रणवीर सिंह सर को देखोगे, वो इंसान को खड़े कर दो आप, ही कैन डू एनीथिंग। तो मेरे को जो लगता है डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके में ये होना चाहिए कि आप कहीं भी ढल जाओ, कुछ भी कर लो। आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं पे जाओगे ना तो एक समा बांधना बोलते हैं ना, आप समा बांध दो, लोगों को अपने तरफ खींच लो। वो एक परफॉर्मर की निशानी होती है मेरे हिसाब से। और अगर इंसान सही तरीके से उसको टच कर पाए तो एक अच्छा एक्टर बन सकता है मेरे हिसाब से। बाकी तो हम सीख रहे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें। ओके। सो जैसे आपने कास्टिंग एजेंसीज की बात करी, बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं, कहीं भी किसी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, उनको काम चाहिए रहता है, उनके साथ फ्रॉड्स भी होते होंगे, बहुत ज़्यादा। बताइए ऐसी कोई कहानी है तो। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ में कि शूट होते हैं, शूट हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर नए आर्टिस्ट हो आप, कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट कार्ड नहीं है आपके पास। बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोगों के पास नहीं होता, फिर भी उनका काम चलता है। अगर आपको फंसना होगा ना दोस्त, तो आप फंस जाओगे। कभी कभी होता है पेमेंट लेट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन से जो भी उनके होते होंगे पास आउट होता होगा, वो तो मेरे को आइडिया नहीं है, उतना अंदर तक मैं नहीं घुस पाया था। तो कभी कभी पेमेंट ही नहीं मिलते, आदमी गायब हो जाता है। आप पूरा शूट कर लोगे मूवी का, वेब सीरीज़ का, इंसान ही गायब हो गया। मेंटली कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस आएगा ना यार। आप 2 महीना 3 महीना कहीं पे दिए हो, फिर कोई पैसा नहीं, और मुंबई में घर चलाना भी मुश्किल, कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। फ्रॉड होना तो बहुत आम बात है वहाँ पे। अगर आप अटेंटिव नहीं हो, आपके पास आजू बाजू में सराउंडिंग नहीं है जो आपको गाइड कर पाए, तो आप रोज़ ठगाओगे, हर चीज़ में ठगाओगे। सो आपकी यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताइए। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। बताइए। ये क्या हुआ था कि कल ही मैं अभी ताज़ा अपने एक फ्रेंड को ये कहानी बता रहा था कि बहुत पहले जो ये शुरुआत मेरे, अभी मैंने एक्टिंग की जर्नी का बताया, अभी मैं बताया कि मेरे को डायरेक्टर बनना है, मेरे को कैसे पता चला था। जन्नत 2 नाम ले सकते हैं ना अपन? हाँ। जन्नत 2 मूवी आई थी और मैं अंबिकापुर में था उस टाइम, बहुत टाइम तक, लगभग 20-25 दिन अपने भाई के साथ, भाई के घर में। तो हम मूवी देखने गए थे, नहीं पता क्या क्लिक किया मेरे को वहाँ पे। मूवी फ्रीक तो हम थे, ख़ानदानी है ये चीज़ कि मूवी देखते रहते, मम्मी पापा भाई सब। तो वहाँ पे मैं इंटरवल में निकला और जन्नत 2 का पोस्टर देखते खड़ा हो गया। ये कोई सिनेमैटिक बात नहीं बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, मैं एकदम खड़ा हूँ। और हमारे यहाँ सिनेमैटिक भी नहीं होता ना कि ऐसे लाइट्स लगे हैं, वही पेटी समोसा बिक रहा है बाहर में, सब लोग सामने से जा रहे हैं, मैं फ्लैक्स के सामने खड़ा हुआ हूँ। और मैं वहाँ पर डिसाइड कर लिया कि मेरे को डायरेक्टर बनना है। ठीक, अब ये चीज़
कुछ टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 14-15 की बात होगी, 2014-15 की, हमारा एक डांस क्लास चलता था भिलाई में। तो हमारे एक सीनियर भैया हैं जो गुरु भी हैं और बड़े भाई जैसे भी हैं हमारे, वो पूछे कि बताया इशू कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरे पास था नोकिया 6085, अगर आपको याद होगा, फ्लैप वाला फ़ोन था, पीछे में छोटी सी LED होती है। तो मैं उनको बोला, उस टाइम यूट्यूब आया ही नहीं था यार, हम 2G में क्या यूट्यूब चलाते। तो वो हमारे लिए एक सपना जैसा था उस टाइम भी, जो चला रहे थे वो बहुत बड़े लोग थे। तो मैं बोला कि मैं ना कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगा और यूट्यूब में डाल दूंगा। और ये एकदम मेरे लिए नया बात है ना, ऐसे कि संसार में पहला इंसान है जो ये बात बोल रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता था। शायद होता भी होगा और भी कहीं पे, जियो के पहले की बात है। हाँ, मेरे बहुत साल पहले की बात है ये, 13-14 की बात होगी। ओके। उस टाइम नहीं था भाई ये, अभी हम लोग के लिए बहुत आसान है ये चीज़। तो मैं वो बोला कि मैं ना कट्स करके बनाऊंगा और डालूंगा, और सपना ये था कि कोई देख लिया खुदा ना खास्ता तो मेरे को बुला लेगा। ये एक मेरा लाइनअप चल रहा था। फिर लोगों को मैं देखा भी कि एकदम से यार जो मैं सोचा था ये तो बाकी लोग कर रहे हैं। फिर मेरे को बहुत टाइम से मन था कि मैं DSLR ले लूँ, घर वालों को भी बोला उस टाइम। फिर वो कैसे तैसे DSLR आ गया। DSLR आने के बाद हमने शुरू किया कि यूट्यूब अपन शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, क्योंकि यही एक सोर्स था कि छत्तीसगढ़ में रह के हम हो सकता है दूर से दिखें। कई सारे शॉर्ट फिल्म्स थे जो हमको पता चलते थे कि फ़ोन के थ्रू शेयर हो रहे हैं और हम देखते थे। उस ज़माने में नेट से नहीं डाउनलोड कर सकते थे, कोई एक आपके सर्कल में होगा जो ये सब करता होगा, कांड होता था सबके साथ ही। तो वो फिर हमने सोचा कि कुछ करते हैं। पहले हम फ़ोन से बनाते थे, कैमरा आने के बाद ही फ़ोन से हम बस शुरू कर दिए, बना दिए, कुछ करना था। और पहले ईजी होता था कि हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था कि क्या बनाना है। अब ऐसा हो गया कि 2 महीने 3 महीने में एक कंटेंट निकालता हूँ मैं, ताकि वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी जाए, अच्छे से आए। बट हाँ, वो मुझे ये लगा था कि छत्तीसगढ़ में कि हम शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे मेरे कंटेंट ऐसे हैं भी जो शायद बहुत जगह नहीं आए होंगे, जो मुझे लगता है। जैसे कि हमारा जो शुरुआती शॉर्ट फिल्म था डेसोलेट करके, अगर आप देखे होगे तो डेसोलेट था। फिर अभी रिसेंटली मैंने अपने होम टाउन में बनाया था अलहन। वो जो कॉन्सेप्ट थे, बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अच्छे थे, क्योंकि आर्टिस्ट नहीं होते हमारे पास। हमारे हर सिटी में, छत्तीसगढ़ में अगर बोलूँ तो हर जगह आर्टिस्ट है नहीं बोल सकते आप। एक स्पेसिफिक मूड के लिए आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन हर चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगा कि ये कर दो फिर ये कर दो, तो वो बहुत टफ हो जाता मेरे लिए। तो चीज़ ऐसी थी कि वहाँ पे भी मेरे को बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ी। एडिटिंग सबसे टफ काम लगता है मेरे को आज भी, और वो मेरे लिए कोई नहीं करता, करके मैं करता हूँ। ओके। ये था। बाकी ये शुरू से ही मोटिव था कि कोई वहाँ से अपन को देखे, जो कि आज भी, और मैं यूट्यूब अपना हमेशा करूँगा, चाहे जहाँ भी पहुँचूँ लाइफ में, वो मेरे को करना ही है। मेरे अपने को खुद के कंटेंट्स निकालने हैं। तो मतलब ज़्यादा किस टाइप के शॉर्ट फिल्म बनाते हो आप? क्रीपी, ओह ग्रेट, डार्क, जो इंसान शायद सबको अच्छा ना लगे, लेकिन जो समझ पाए उसको अच्छा लगे। मेरा एक ये था कि शायद 1000 लोग देख रहे होंगे या 500 लोग देख रहे होंगे, लेकिन उसमें 100 लोग ऐसे हों जिनको ना समझ आए। मेरे को भीड़, सही में मैंने एक गाने में भी बोला था कि मेरे को ना भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो उसको समझें। अभी भी अब अगर आप देखोगे कुछ लोग हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सब एक फील्ड है, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, सबकी ज़िंदगी चल रही है। बट कुछ अभी गाने भी आते हैं, मूवीज़ भी आती हैं जो बहुत बड़ा हाइप बनाती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप उसको भूल ही जाते हो। बट मैं ये एक्चुअल पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में रैप का क्या सीन है? अब रिसेंटली अगर मैं बोलूँ तो मैं ज़्यादा अभी इसमें इतना इंगेज नहीं रहा हूँ, मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि यार देखो, आप कुछ भी चीज़ को पहले किए रहोगे ना तो फिर आपको मन करने लगता है। और एक टाइम में मैं और जो मेरा भाई है तानसेन, जिसका स्टेज नेम था, जिनकी बुक आई थी ठाकुर अनिकेत सिंह बघेल, नाग शिष्य द प्रोलॉग, तो हम ये चीज़ करते थे, स्टेज शो। वो तो बहुत किया है। और मैं मेरे साथ ऐसा था कि एक बारी वो मेरे को बोला कि भैया अपन करते हैं ये सब तो कर रहे हैं, क्यों नहीं करते। तो एक दिन में हम 2 शो करके आए थे अलग अलग जगह पे। अच्छा तो लगा, बट उस टाइम हम जब कर रहे थे हमारे जगह पे, जैसे एक होता है ना, एक सराउंडिंग में ही आपको एक गूंज सुनाई देती है, तो बहुत सारे लोग नहीं थे। फिर बाहर के, हमने रायपुर के कुछ रैपर्स हमारे साथ के ही थे कि जिनको हम जानते थे, वो लोग भी बहुत अच्छा करने से धीरे धीरे जो प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा था ना, बहुत अच्छा बढ़ रहा था। मैंने लोगों को देखा था कि कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो क्लास का काम था। बट अभी रिसेंटली देखूं तो कुछ तो नाम गायब भी हो गए। मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात, मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ। और इसलिए मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि यहाँ पे रैप सीन नहीं बढ़ता, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैंने 2 शो किए एक ही दिन में, मेरे को समझ में आ गया कि ऑडियंस भी इंगेजिंग नहीं होती।
अभी रिसेंटली कोरबा में एक इवेंट हुआ था हमारा, जिसमें सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आए थे मुंबई से, ऑडियंस नहीं इंगेज होती। और सेम मुझे जो लगता है, अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ी ऑडियंस को ही देखे ना, तो वो ही मूवीज़ में भी या और किसी आर्ट फिल्म में वो उतना एंगेज नहीं होती वहाँ पे। बाकी जो रेगुलर मूवीज़ हैं या और कुछ हैं वो उसमें एंगेज हो जाती है, और वो बहुत अच्छी बात है कि उनको लोग जो रीजनल आर्टिस्ट हैं वो अच्छे लगते हैं, वो उनसे मतलब कनेक्ट हो पाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो भी हैं, और हो सकता है ये आए। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी यही बात है। छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़, और फिल्म जो छत्तीसगढ़ी फिल्म देखने वाले लोग हैं सिर्फ 15 लाख। ऐसा एक पोस्ट में मैं पढ़ा था। क्या रीज़न लगता है आपको? इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहता हूँ बिल्कुल। एज ए व्यूअर, कि कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस बारे में, क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री ने ये करके बताया है कि एक टाइम था जब सिर्फ बॉलीवुड का नाम था, बट साउथ में कंटेंट ऐसे उन्होंने तैयार किया अपना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, कमर्शियल किया हर चीज़ को, तो आज वो इंडियन सिनेमा में अब एक नाम बना चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी ये हो सकता है। मेरा सोचना ये है इसमें कि कंटेंट शायद हो सकता है कि अगर अच्छे कंटेंट लेके आए, क्योंकि एज ए व्यूअर्स मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कोई मूवी नहीं देख रहा हूँ तो उसके रीज़न पता करना रहता है कि क्यों नहीं देख रहा हूँ। तो आई फील कि कंटेंट ही, आपके हिसाब से बताइए फिर। ये आपने बहुत सही बात बोली कि कंटेंट मैटर करता है, और कई कई बड़ी मूवी या अच्छी मूवीज़ लगती हैं छत्तीसगढ़ी मूवी, तो मैंने भीड़ देखी है वहाँ पे, बहुत अच्छी और तगड़ी भीड़ होती है कि ऑडियंस जा रही है, देख रही है और खुश होकर निकल रही है। बट मेरा शुरू से मेरा जो थॉट था हमारी इंडस्ट्री को लेके कि सिर्फ छत्तीसगढ़िया लोग ना देखें। आज के डेट में देखो, ये मैं बहुत लोगों को बोला हूँ और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आज आप पंजाबी गाने सुनते हो, हरियाणवी गाने सुनते हो, हरियाणवी भी अभी अभी पॉपुलर हुआ है, पहले नहीं सुनते थे। राजस्थानी फोक्स आते हैं कोक स्टूडियो में, पाकिस्तानी गाने सुनते हैं हम, सीरीज़ देखते हैं और सीरियल्स देखते हैं। ये पहले नहीं था, सिर्फ बॉलीवुड था, और जो नॉर्मल जी टीवी सोनी के सीरियल्स आते थे सिर्फ ये था। एक मिनट आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं साउथ का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी मूवी डब होके मतलब पूरे इंडिया में देखे लोग। तो बताइए आगे आप। तो इसका मैं वही रीज़न पे आ रहा था कि ऐसा है कि कहीं ना कहीं फोकस है एक पर्टिकुलर ऑडियंस पे, कि इतने लोग तो हमारी देखते हैं और इतने तो देखेंगे ही, लेकिन क्या है जो हमारा कंटेंट लोगों का गेट खटखटा जाए, कि वो पहुँचे कि भाई ये मूवी आ रही है यार, इसको जाना है, अभी ये क्यों गया। जैसे कि बीच में मैं मेरे छोटे भाई को ही बोलता था, वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है जब उसको कोई पसंद आता है, चाहे वो एनीमे का सीरीज़ देखे। तो पहले का टाइम था GOT, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो वो ना बहुत चढ़ गया था, अरे भैया देखो, अरे भैया देखो। मतलब होगा ना, इतना ओवर हाइप्ड क्यों हो रहे हो। बट जब मैं देखा, वो देखा और एकदम बोला कि भाई थी चीज़। तो चीज़ वैसी होती कि कई बार ना ट्रेंड में आप चीज़ों को पसंद करने लगते हो। जैसे कि अब तो ऐसा हो गया कि पॉलिटिकल मुद्दे भी अगर आप उसके बारे में नहीं जानते या नहीं बात करते तो आप गधे कहलाओगे, चाहे आप उसके बारे में जानो या मत जानो। आपको बस एक बार थ्रो करना है कि हाँ यू नो अबाउट दिस, ठीक है। वैसे ही क्या है कि लोगों को कुछ कंटेंट की गूंज इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ना कि उनको घर से निकाल के वो पहुँचा दे वहाँ तक। अब कुछ डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, अब मैं बट शायद डायरेक्टली उनका नाम नहीं ले सकता, बट मेरे को दिल से उनकी मूवी देखने का मन है, जिनका काम आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। सिमिलरली साउथ में भी मूवी आई थी कांतारा। अब आप कांतारा देख लो, कांतारा क्यों हर जगह के लोगों को पसंद आई, हर जगह के गांव गांव के बच्चे बच्चे को पता है उसके बारे में। कांतारा हो गई, तुम्बाड़ हो गई, जो कि बहुत बड़ी मूवी नहीं थी, तुम्बाड़ आई और गई थी, वो भी रीजनल मूवी थी। कांतारा भी अगर आप देखोगे तो वो रीजनल मूवी थी, और उन्होंने शायद इतना नहीं सोचा था कि वो ये हाइप में चले जाएगा। उसी टाइम हमारे देश में ना एक जागरूकता उठी थी धार्मिक चीज़ों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर। यूट्यूब्स भरे हुए थे कि ये हो रहा है, यहाँ पे ये होता है। कांतारा के बाद आपने देखा होगा वो जो रिचुअल्स जो थे वो बाहर आए, फिर अब तो पूछो ही मत, हर कोई बात कर रहा है इस बारे में। तो ऐसी ही ना एक लहर पैदा करनी पड़ती है। अगर आप बोलोगे नहीं यार पारितोष भाई ये नहीं चलता ये, तो रिस्क कौन लेगा। अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप एक ही दुकान में अगर सेम अचार बेचोगे ना, कुछ टाइम तक बहुत अच्छे चलोगे, फिर बंद हो जाएगा वो। तो वो अचार में कुछ नहीं तो कम से कम एक चीज़ तो ऐड करो, चाहे वो 2 रुपए की क्यों ना हो। तो वो आपको करना ज़रूरी है।
एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात। नए आर्टिस्ट लोग को लेना ज़रूरी है सबसे बड़ी चीज़, और सुनना ज़रूरी है। ये चीज़ इसलिए बोलूँगा, मैं किसी इंडस्ट्री को कंपेयर नहीं करता, हर जगह का स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर जगह की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो मुंबई में एक चीज़ को मैं देखा कि वो लोग सुनते बड़ा अच्छा थे भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ब्रो मेरे पास एक स्टोरी है, एक मैंने स्टोरी प्रेजेंट की थी द चैट करके, बस प्रेजेंट की थी, उसमें कोई ज़्यादा बात आगे बढ़ी नहीं है, बढ़ेगी होप कि आगे हो। वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थी, मतलब इंटरनेट पे जैसे कि आपका ओमेगल हो गया और ऐसे कुछ कुछ साइट्स हैं जिसमें कि ओपनली आप इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं लोग उसको विजिट करते हैं, उसके थ्रू उसमें कुछ चीज़ें होती हैं और फिर कहानी आगे जाती थी। मेरे को नहीं पता ये कहानी ऐसी कोई अभी आई होगी, ये कम से कम 3 साल पहले प्रेजेंट किया था मैं। तो अब तो साइबर हैकिंग, साइबर क्राइम के ऊपर स्टोरी बहुत बन जाती है। उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं था, बट मुझे लगा कि ये कंटेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नया जाए। तो अब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे देखते हो आप? बहुत कुछ होने वाला है, तबाही होने वाला है। क्यों, बताइए। अब ऐसा हो रहा है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वालिटी चेंज हो रही है, कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और नए नए, सबसे बड़ी बात अब कोलैबोरेशंस भी बढ़ रहे हैं कि लाइक छत्तीसगढ़ से कोई बाहर गया है, जैसे मैं भी बाहर गया था, कुछ चीज़ें मैं भी सीखा हूँ अलग, कुछ काम करने के तरीके ईजी हो जाते हैं। तो ऐसे जो यहाँ से बाहर गए हैं काम के ना, वो भी वापस आके यहाँ काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पोर्टल मिल रहा है कि यहाँ आप काम हो सकता है, लोग सुनने को तैयार हैं। एक जनरेशन भी नहीं आई है, सबसे बड़ी बात। और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल से, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं नई जनरेशन के साथ। तो जब भी किसी भी इंडस्ट्री में जब 2 जनरेशन मिल के काम करता है ना, तो फिर तो तहलका हो जाता है, और ये ज़रूरी है। लाइक आप सीधी सी बात देखो, अगर फैमिली में ही पेरेंट्स और बच्चे दोनों का माइंडसेट जब सेम हो जाता है, दोनों को पता होता है कि आगे करना कैसा है, तो लाइफ इजी हो जाती है। राइट। और हर डिकेड में आई फील कि कंटेंट चेंज होता है, मतलब ऑडियंस चेंज होते हैं। हाँ, सो अभी भी ये शिफ्ट आ चुका है। और आपने जैसे बताया कि अभी यंग डायरेक्टर्स, यंग एक्टर्स अभी आ रहे हैं, तो मैं भी मतलब थोड़ा सा अभी रिसर्च करते रहता हूँ उस बारे में। तो अभी आने वाली है बहुत सारी मूवीज़, अच्छी मूवीज़। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी मूवी कब आ रही है? मेरी मूवी ऐसे कोई अभी डेट पर्टिकुलरली सेट नहीं है, बट ये 1 से 2 महीने में आ जाएगी। नाम क्या है मूवी का? भुलाबे जन मयाला। ओके। ये प्रॉपरली कोरबा में शूट हुई है, बहुत सारे आर्टिस्ट कोरबा के हैं, एक्ट्रेस जो हैं वो उड़ीसा से हैं, टेक्निकल टीम उड़ीसा से थी, और ये लगभग हमने जुलाई अगस्त में शूट किया था। तो बस अभी चल रहा है प्रोसेस, अब जल्दी फ्लोर पे आने कॉन्टेक्स्ट अगर दे पाओगे तो बता सकते हैं कि क्या बिल्कुल। एक कहानी क्या है? ये भी एक कहानी है मेरे साथ, जो कि जैसा मैंने अभी बोला कि कुछ नया चीज़ होना चाहिए। और हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ को कैसा दिखाया जा सकता है। आप भी छत्तीसगढ़ के हो, मैं भी छत्तीसगढ़ का हूँ, लेकिन जब ये कहीं पे दिखाया, या कई लोग बोलते हैं बहुत गलत तरीके से, क्या मैंने लिटरली अपने कान से सुना है, यार ये क्या कर रहा है छत्तीसगढ़िया लोग जैसा। अब उसका आप समझ लो, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, समानार्थी शब्द होता है, वो क्या बताना चाह रहे हैं वो बोल के। थोड़ा अलग दिखाना, हम तो नहीं है। मुझे ये लगता है, हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा तन के छाती चौड़ा करके बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम अगर भारत में कहीं भी खड़े होंगे तो कोई छोटा मोटा बोल के दिखा दे कि तुम ऐसे ही हो, तुझ हमको क्या नहीं पता यार, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़। राइट। ठीक है, ये बहुत सारे स्टेट में होता भी नहीं होगा, और छत्तीसगढ़ में हम तो कर रहे हैं ना, क्या नहीं कर रहे हैं। गाने बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, सब तो होता है। बस बात क्या होती है, कहीं कहीं का जो पोर्ट्रे किया जाता है कि यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ है, सिर्फ गाँव है। अगर गाँव हम दिखा रहे हैं तो वो जो इंसान बनियान में लेके बैठा है उसके बनियान में छेद है, ऐसा नहीं होता। आज छत्तीसगढ़ में भी, किसान में भी कई लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो छत्तीसगढ़िया, जो BMW मर्सिडीज़ लेके चलते हैं, वो क्यों नहीं दिखाते हम लोग? क्यों हमेशा? ठीक है, कहीं पे फसल नहीं होती, गरीबी है, सब जगह होती है चीज़, मैं मान रहा हूँ, और उसके लिए सरकार को भी, सबको, हम लोग को, सबको मिलकर काम करना है। लेकिन वो नीचे करके ही क्यों दिखाना यार कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी, यहाँ की कमी है, यहाँ बिजली देते हैं हम, अगर हम ना देंगे तो सब जगह कमी हो जाएगी। तो अब मेरी मूवी में चीज़ क्या थी कि मैं चाहता था कि छत्तीसगढ़ का एक बेटर वर्जन दिखे, जिसमें कि जो लड़के हैं, लड़कियाँ एकदम मॉडर्न दिखें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ियाँ में घूमें, अच्छा घर भी दिखाएं।
अब जो इश्यूज़ हैं वो लोकल हमारे स्टेट में वो हम करेंगे आगे, बट जो अच्छा है वो साइड भी दिखाओ, क्योंकि एक बहुत ऊपर की नज़रिए से ना लोग देखते हैं कि ये स्टेट कैसा है, ये लोग कैसे हैं। मैं मुंबई में था तो मुझे स्टील प्लांट के लिए, या मैं कोरबा से हूँ तो कोरबा के प्लांट के लिए या बिजली के लिए नहीं जानते थे। वहाँ से पूछते थे भाई नक्सली है ना वहाँ पे, मतलब व्हाट इज़ दिस यार। मैं दिखता हूँ नक्सली, ठीक है, नक्सली का कोई ऐसे डिज़ाइन या कोई फेस नहीं होता होगा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता ना यार, और भी चीज़ें हैं। कई लोग बोलते हैं अच्छा छत्तीसगढ़ झारखंड में है ना, छत्तीसगढ़ बिहार है। ये तुम्हारी गलती कि तुम कम पढ़े हो यार। एक स्टेट, आप छोड़ दीजिए स्टेट, छोड़ दीजिए छत्तीसगढ़, आपको भारत के स्टेट के बारे में नहीं पता कि वो पर्टिकुलरली एक पूरा पूरा स्टेट है। ये हमारी गलती नहीं है। कुछ हमको हर फील्ड के लोगों को ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं खुद को, अपनी फैमिली को, अपने सिटी को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी हर हरकत में। अगर मैं किसी दूसरे स्टेट में जाके कोई भी हरकत करता हूँ तो कोई नहीं बोलेगा कोरबा का लड़का है। कहाँ का लड़का है? छत्तीसगढ़ का लड़का है। तो ये हमको मेरे हिसाब से अपने अंदर रखना चाहिए कि हम अपनी जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही बात थी कहानी में, मैं चाहता था कि एक लड़का हो, शहर का हो, अच्छा हो, वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हो। वो एक कैरेक्टर था मेरा, जो कि एक गर्लफ्रेंड रहती है उसका, और एक फैमिली स्टोरी चलती है कि वो गांव में जाता है, गांव की चीज़ें एक्सप्लोर करता है। उसके लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, फिर उसको एक और लड़की है जो मिलती है, फिर वो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज रहता है, वो फिर बाहर आता है, वो बिजनेसमैन रहता है। बिजनेसमैन होने के बाद वो टूटता है, वो जानता है कि एक शहर का लड़का कैसा होता है, थोड़ा रूड, अग्रेसिव, कि हाँ मेरे पास पैसे तो हैं। फिर वो उस रूट को समझने लगता है कि नहीं, ग्राउंड में रहना कैसे है। फिर वो आगे देखता है कि सही में मेरा प्यार कौन सा है। प्यार करने के बाद समझ में आता है, मतलब ऐसा स्टोरी है कुछ। प्यार करने के बाद समझ आता है। सही बोले ये तो। ओके, सो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी मुंबई में, तो वहाँ के हसल के बारे में बताइए। वो तो मज़ेदार है यार, मतलब लाइफ पूरी डिसिप्लिन हो जाती है आपकी, चाहे आप चाहो या मत चाहो। आपको उठना है, बाय चांस आप किसी शूट पे हो या किसी प्रोजेक्ट पे हो, तो आप सुबह उठो, उसके लिए दौड़ भागो। आपकी असली लाइफ जो है, जो आप अपने घर में जी रहे हो, वो ना आपको वहाँ से निकाल लेगा कि हो गया भाई ऐश ख़त्म, अब उठो तुम। आपको घर में चाय मिल रहा है, खाना मिल रहा है, नहीं पता वो कैसे होने वाला है आगे। आप उठोगे, मेरी लाइफ जो थी मैं वो बता रहा हूँ, सबके बारे में तो नहीं पता। हम उठते थे 4 बजे, 6 बजे का अगर कॉल टाइम है, 4 बजे उठे, नहाए धोए, और फिर उसके बाद बाहर में अगर रास्ते में दुकान खुली मिल गई या कुछ मिल गया तो खा लिए, ठीक है, नहीं तो बस से फिर स्टेशन, मेट्रो से स्टेशन, स्टेशन से जो भी हमारी मतलब जो स्पॉट होगा वहाँ पहुँचे। कुछ वहाँ पे तो होता है हर चीज़ टाइम से, खाना पीना सारा चीज़ होता है। तो वहाँ से भी आप दिन भर थकोगे, 12-12 घंटे के शूट के बाद आप वापस आओगे ना, उतने ही एनर्जेटिक रहोगे। क्यों? क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है ना, और स्पेशली आप इस फील्ड में हो, तो आपको किस मोड़ पे क्या मिल जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। कुछ भी, मतलब वहाँ पे आपको आँख कान नाक पैर हाथ सब खड़े करके चलना है, सारा कुछ। कहीं से भी आपको कोई देख लेगा, अगर आप एक्टर हो, सही से मेंटेन करते हो, सिंगर हो, राइटर हो, या कुछ भी हो, सिंगर हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पहली बात तो शर्माना छोड़ दो वहाँ पे। जैसे अभी अपन बात किए, कहीं भी आपका मौका मिल रहा है कि ब्रो तो गाना गाते ना, चलो, तो आप भीड़ में हो। मैंने देखा है अच्छे अच्छे गैजेट्स पकड़ के, महंगे महंगे गिटार स्पीकर्स डाल के लोग ना चौक में गा रहे हैं गाने, अच्छे घर के लोग। ओके, तो वो हसल है वहाँ का। आप नहीं बोल सकते कि आप कैसे घर से और आप वहाँ पे चमक जाओगे। वहाँ पे सब कोई इंसान है, बस ये है कि आपको फोकस करके आगे बढ़ना है कि हाँ भाई मेरे को यही करना। वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। किस टाइप की डिस्ट्रैक्शन? हर टाइप के। ओके, मोह माया लस्ट, ओके, सबसे बड़ी चीज़ जो ऐसे अगर नॉर्मली किसी जगह से कोई इंसान जाता है तो बहुत जल्दी फंसता है। शराब, क्लब्स, बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत कम टाइम के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों को अटेन करने के लिए ना इंसान खुश हो जाता है कि मेरा काम चल रहा है, मैं खुश हूँ, फिर वो उस तरफ बढ़ जाता है और काम छोड़ देता है। क्या मतलब इस मीडिया इंडस्ट्री में आप अपने काम के लिए गए हैं वहाँ पे, तो ऐसा कुछ होता है वहाँ पे कि आपको जाना पड़ेगा वहाँ, नहीं आप यहाँ पे आओ देन आपको कुछ काम मिलेगा, ऐसा कुछ भी होता है? हाँ ऐसा होता है। होता है। ओके, तो ये डिस्ट्रैक्शंस है। वो अब देखो, वो आपके सामने
कौन है वो डिस्ट्रैक्शन है पहली बात, ओके कि सेम भी हो जाते हैं कई बार, जो कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं चाहेगा अपने साथ। प्लस अगर ऑपोजिट है तो मेरे ख्याल से कोई लोग वहाँ पे कॉम्प्रो कर सकते हैं कि चल ठीक है यार, मतलब अपने अस्तित्व को तो नहीं ठेस पहुँचाएगा, कोई होगा, बाकी कोई हो सकते हैं तो वो उनकी चॉइस है, हम कुछ नहीं बोल सकते। बट हाँ, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे आप खुद को उतना अवेलेबल और छूट ना दो, बट शायद आपको जाना पड़े। प्लस कुछ कुछ सिचुएशंस भी होते हैं यार बहुत सारे लोगों के, कि जाना पड़ जाता है। ये एक मतलब डार्क रियलिटी डार्क है। ट्रूथ है, हाँ। ये इंडस्ट्री में है बहुत सारे डार्क ट्रूथ जो दूर से नहीं दिखाई देते हैं, और वहाँ पे रहने के बाद समझ में आते हैं। कई बार ऐसी भी चीज़ें कि लोग चाहेंगे कि आपकी बात नहीं बनी दोस्ती फ्रेंडशिप में, या आपको किसी ने इनवाइट किया, आप नहीं पहुँच पाए, तो आपका काम खराब हो जाएगा, आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। बट वही है, सही लोगों के बीच में रहो तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और काम अच्छा रखो। हाँ, लेकिन वो वाला भी अब टाइम नहीं कि सिर्फ काम को देखते हैं लोग। अब जैसे कि हमारी बात देखोगे, हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो पहले फॉलोअर्स मांगते हैं वो, काम का नहीं पता, काम है नहीं है। और ये वही फटाके जो एकदम से फटेंगे फिर अगले साल दिवाली में मिलने भी नहीं वाले। तो ये तो एक वो है, डिस्क्लेमर है कि जो समझे तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ख़त्म हो जाएंगे, और आर्टिस्ट फील्ड से ना लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। पहले कला नाट्य जो कहा जाता था ना, जितने भाव से लोग संगीत सीखते थे, कुछ संगीत को जो मैं पास से देखा हूँ, बड़े बड़े संगीतकार होते हैं, वो सीखे अपनी पूरी लाइफ गाने सीखे, फिर वो किसी मंदिर में जाके लोगों के सामने वो बजा रहे हैं और खुशी से बजा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के दलदल में नहीं घुसना है उनको, ओके। क्योंकि वहाँ पे आते आते ना आर्ट खत्म हो जाता है, मर जाता है आर्ट। सो मुंबई के कल्चर में और यहाँ छत्तीसगढ़ के कल्चर में क्या अंतर है आपके अकॉर्डिंग? पैटर्न्स में है थोड़ा, कुछ कुछ तो है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ इसलिए? एक्सपोजर काम के बाद का या नॉर्मली? दोनों बताइए। अब देखो, वो इंडस्ट्री तो बहुत वास्ट है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब मुंबई जहाँ तक फैलती है वो बहुत दूर तक जाती है, मेरे ख्याल से इंडिया के बाहर तक जाती है वो, ठीक है। तो उसके अंदर में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि वहाँ पे इतने काम चलेंगे ना कि कल किसी की मूवी रिलीज़ होगी और ऐसे ही बैठा रहेगा वो, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ के अगर किसी भी रीजनल इंडस्ट्री में चीज़ होती है तो हमको पता रहता है कि भाई ये यहाँ का स्टार है, तो थोड़ा सा तो एक तो ये चीज़ है, जितना मतलब बड़ा होता है और छोटा होता है, ये वाली वैसी चीज़ है। बड़े से नदी में आप वही जग से पानी निकालोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बाल्टी से निकालोगे तो पता चलेगा। तो एक ये भी चीज़ होती है। प्लस ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप कुछ काम करते जा रहे हो और आप वापस से उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाओगे कि मैंने ये किया है, तो वो काम आता है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे मैं यहाँ पे करूँ या वहाँ पे करूँ तो वो इंटरचेंज नहीं हो पाते। आपको एक वापस से ओरिजिन से वो फिर कहानी बनानी पड़ेगी कि आप ये कर रहे हो। मैंने बहुत कम से कम 4-5 साल पहले छत्तीसगढ़ में एक मूवी की थी, हिंदी मूवी थी। ओके। वो रिलीज़ हुई, वो मेरे रायपुर भिलाई दुर्ग में ही रिलीज़ हुई थी 4-5 साल पहले। बट अभी छत्तीसगढ़ में मेरा डेब्यू होगा। ओके। उस टाइम छोटा था, बच्चा था मैं, उसमें लीड में था। और नाम क्या था मूवी का? जस्ट लव द गॉड पार्टिकल। ओके। सपोज फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करते हैं अभी, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ जैसे आपने बोला कि नहीं, कोई बैठा है वो सामने वाला स्टार है, हमको पता ही नहीं है। ओके। इसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल, मुझे जहाँ तक समझ में आया, बहुत ज़्यादा रोल है कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, उसको कमर्शियल करना पड़ेगा, उसके बारे में बातें करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया को भी इस अगर आना चाहिए इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, उनके कंटेंट की बातें करें, नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं, उनके बारे में बातें करें, तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा लोग तक पहुँचे और लोग देखना भी चाहें मूवीज़। ये तो है। प्लस अब देखो ना, एक टाइम ऐसा आ गया है ना कि मैं पहले भी इस बारे में बात किया हूँ कि पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे, आज भी जैसे अमिताभ बच्चन सर हो गए, राजेश खन्ना सर थे जब तब, तो इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग होती थी, आप सुने होंगे कि इनके पीछे लड़कियां दौड़ रही हैं, सॉरी मतलब कोई भी फैंस दौड़ रहे हैं, तकिए के नीचे फ़ोटो डाल के रख रहे हैं। आपके फ़ोन में कम से कम 10 हीरोइन की फ़ोटो हो सकती है।
उस टाइम एक फ़ोटोग्राफ निकालना बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि कोई लड़की घर से कहीं से पैसे लेके निकाले और तकिए में छुपा के रखे। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना अभी तो कुछ भी देख सकते हो आप, राइट। ठीक है। तो उस टाइम एक गैप था। स्टार मतलब लोगों के लिए तो भगवान था, ये दिख गया तो बहुत बड़ी बात है। लोग गाड़ियों को चूमते थे यार। तो वो एक जो टाइम था ना, उस टाइम स्टार बन गए और फिल्मी दुनिया का सितारा बोलने से बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अब क्या है ना, ये वही चीज़ है, एक चादर है जो बहुत दूर तक फैल गया है, जिसको आप हर कोई नहीं देख पाता। अगर मैं एक्शन मूवीज़ देखता हूँ तो मैं सबको जानता हूँगा, मतलब मेजरली सबको जानता हूँ कि कौन एक्शन स्टार है। बड़े बड़े एक्शन स्टार होते होंगे हॉलीवुड के, शायद किसी को आप जानोगे, किसी को मैं नहीं जानूंगा, ठीक है। वैसे ही अभी क्या हो गया है, सोशल मीडिया में सब चीज़ कॉमन हो गई है। लोगों के बीच में सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं। कपड़े पहनना, जूते पहनना, चश्मे पहनना भी एक नॉर्मल इंसान भी ना ब्रांडेड कपड़े पहन ले रहा है। वही चीज़ को कोई आर्टिस्ट भी पहन रहा है। पहले होता था कि कोई मिल रहा है तो, अभी भी देख लीजिए, खैर वो तो एक धार्मिक चीज़ थी अरुण गोविल जी वाली, कि आज भी उनको कोई देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। मतलब क्या चीज़ होगी, सोच लो। एक्टर हैं वो, सही में भगवान नहीं है, बट वो उस चीज़ को पोर्ट्रे कर लिए, ठीक है। किसी मूवी में, कूली मूवी में या और किसी मूवी में कुछ चीज़ ऐसा निकल के आया कि आज भी लोग उनके हेयर स्टाइल्स कॉपी करके रखे हुए हैं। मैंने देखा अभी रिसेंटली। तो इसका रीज़न था, अभी कुछ शायद कंटेंट भी, मुझे जो लगता है, हो सकता है कि आज की जो जनरेशन है उस चीज़ को नहीं पकड़ पाती होगी कि यार ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, इसको लाइफ में उतारना चाहिए। सपोज साउथ की मूवी है, अब एज अ फिल्म मेकर बता रहा हूँ मैं, बीच में ये हो गया था कि अब साउथ की मूवी यार कितना फेक दिखाता है, बट हम क्या देख रहे हैं कि वो जब सिर्फ वो अगर किसी को मार रहा है और वो फेंका गया दूर तो वो दिख रहा है। बट बाहुबली आई, KGF आई और कुछ ऐसे मूवीज़ आए जो जिसका मीनिंग कुछ और था। ठीक है, KGF में दिखा रहा है कि वो 500 लोगों को, 100 लोगों को अकेले ख़त्म कर दे रहा है, बट दैट डायलॉग कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता, ख़त्म कर दिया उन्होंने सब चीज़ वहाँ पे। कि ठीक है वो दिखा रहे हैं कुछ, बट सारी चीज़ को ऐसे ग्रैब करके ये लो भाई अब समझो इसको, समझ रहे हो। वो उतना कूल बन रहे हैं, वो कूल बन रहे हैं, स्वैग में गन निकाल के रखा है बाहर में। वो इतनी ईजी नहीं है, हम आप नहीं कर सकते वो चीज़, अंदर हो जाएंगे अपन वैसे में। बट वो उतरा गाड़ी से, वो एक ब्रेड को उठा के दिया कि भाई ये सबसे मेन चीज़ है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाते रहता है, फिर सोने के पीछे जाता है, बट वो एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, ये ब्रेड वो उसको देता है और वो बोलता है कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। और फिर ये सलार आई, सलार में दोस्ती के बारे में बता दिए। हर मूवी में साउथ में मेजरली ये होता है कि फैमिली और हमारा कल्चर वो लोग लाके सामने पोर्ट्रे कर देते हैं, तो पब्लिक कनेक्ट हो जाती है। मेन पब्लिक से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इमोशनली कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा। अगर वो खुद को रिलेट नहीं कर पाएंगे ना तो वो क्यों देखेंगे। और क्या होता है कि बीच में ऐसे रियलिस्टिक मूवी आती थी जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। अब पहले की चीज़ भी और आज की भी चीज़ थी कि आप देखने जाओगे तो कुछ ऐसा देखोगे ना कि आप रेगुलर लाइफ से अलग देख रहे हो उसको, कि आप रोज़ का आपका भी स्ट्रेस वही देखने जा रहे हो और पिक्चर में भी वही स्ट्रेस देखने जा रहे हो। इसलिए मेरे हिसाब से जो साउथ की मूवीज़ बनती हैं आजकल, जो जिसमें दिखाता है आज भी सब लॉजिकल साइंटिफिक होने के बाद भी आज ऐसी मूवीज़ बनती कि उनको मज़ा आए कि हाँ वो हीरोइक कैरेक्टर आपके अंदर से निकालना चाहते हैं। वो सबसे बड़ा मैसेज होता है मेरे हिसाब से। जैसे कि कई बार कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में होता है, ठीक है, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा कुछ था। फिर कुछ भी है, जंगल के बारे में है या किसी भी चीज़ सोशल इशू के बारे में। मैं तो ये मानता हूँ भाई कि डायरेक्टली आप बोलोगे कि भाई ये मत कर, ये कर, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। उसके डेप्थ ऑफ हार्ट में आप जब ऐसे टच कर दोगे ना कि ये नहीं होना था यार, ये होना था किसी तरीके से, तब होता है। और ये मूवीज़ में शायद यही बताते हैं। तो वैसे अपना जो कॉन्टेक्स्ट था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सब कॉमन क्यों जा रहे हैं, एक तो सोशल मीडिया, सब इजीली एक्सेस है, आप किसी के लिए तरसोगे नहीं। सबकी पर्सनल लाइफ बाहर आ जाती है। पहले मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आती थी चीज़ें कि किसका किसके साथ क्या अफेयर है, सबके पास नहीं होता था। टेप रिकॉर्डिंग्स में, रेडियो पे, तो बहुत ना वो रेयर था कि ऐसा हो रहा है। और अभी हर किसी के पास, हर कोई जज कर सकता है। अगर कोई ऐसे स्टार हो रहे हैं जो जस्ट जिनकी 2 मूवी आई है, 3 मूवी आई है, होगा ना यार, उनके अंदर वो क्रेविंग नहीं है। एटीट्यूड सबका बदल चुका है किसी को लेके। कोई अपने से बड़ा है तो शायद कुछ जगह पे रेस्पेक्ट भी ना हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं जब मुंबई में था
मेरे में समझ थी कि क्या थी, लेकिन मेरे को जब आर्टिस्ट दिखते थे मेरे को पसंद के, मैं पागल हो जाता था कि भाई मेरे को देखना है ये, मिलना है ये। बट ऐसा भी नहीं कि एकदम जाके जैसे कि होता है ना कि सर सर सर, नहीं। वो मेरे लिए जैसे मैं बस आंख भर के पूरा देखता था कि हाँ यार यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। ओके, आप मुंबई में थे वहाँ पे, उसके बाद यहाँ कैसे आना हुआ, मतलब हॉलीवुड इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे हुई? हॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री वो कुछ ऐसा था कि मैं अपने गांव में था। गांव में कुछ ऐसे इश्यूज थे कि मेरे को कुछ टाइम वहाँ पे रहना पड़ गया था, 7-8 महीने। तो घर में भी मेरे को बोला गया था कि भाई लोगों ने और जो मेरे साथ वाले थे कि किया करना यार हॉलीवुड मूवी में। बोला कि अब देखो ये चीज़, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी इंडस्ट्री कैसी है क्या है, हर किसी को अपने घर से प्यार रहता है। बट ऐसा मेरे सामने एक इमेज था पहले, और जो चीज़ मैं देखा था सामने में कि मौके ना नहीं मिल रहे थे, और उस टाइम ना यंग आर्टिस्ट लोग नहीं भी थे यहाँ पे, जब मैं समझ पाया था। मतलब 30+ होंगे आर्टिस्ट। अब तो बहुत अच्छा हो गया हमारी इंडस्ट्री की, हमारे एज के सारे लोग 24-25 से 30 तक सारे आर्टिस्ट हैं। तो एक मूवी आई थी, मेरे चाचा जी ने मेरे को बोला कि बेटा इसको मिल के आ। अब मिल के आ को मैं ये समझा कि जैसे हम मुंबई में मिलते थे, मुंबई में एक कल्चर चलता है कि कोई प्रोड्यूसर है, कास्टिंग एजेंसी का मैनेजर है, तो हम कोई हर दिन मिल रहे हैं और कैसे हो, क्या हो, चाय कॉफ़ी ड्रिंक्स जो भी होगा, वो बात नहीं बनती थी। और मैं उसको कभी बिलीव भी नहीं किया। मैं थोड़ा बहुत भी काम करने के बाद प्रॉपरली हर 2 दिन 3 दिन में कास्टिंग एजेंसी सेम जाता था, रिपीटेड जाता ही था। कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे काम मांगने जाते हैं ना, मतलब बेशर्मों के बोल रहा हूँ मैं, है कुछ रिक्वायरमेंट, नहीं आएगा तो आपको बताएंगे, आएगा तो हर 2 दिन 3 दिन के बाद। अब तब क्या हुआ कि वो बोले कि मिल के आ जा। तो मेरे को लगा वही मीटिंग होगी, जाएंगे चाहते हैं, हेलो सर, हाय सर, तो क्या करूँगा, फिर काम नहीं मिलेगा। तो मैं उस टाइम जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सब बिजी थे, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल था। बोला रहने देता हूँ, नहीं जाता हूँ। अब क्या हुआ, मैं वापस आया जब कोरबा पहुँचा, अब मैं देखा उस मूवी के पोस्टर्स लगे हुए थे। अब वो पोस्टर्स थे एकदम न्यू जेन, कोई पुराना टच नहीं, मल्टी स्टारर उसमें एक्टर्स थे बहुत सारे लोग। मैं बोला ये तो अच्छा हो गया यार, और इसी मूवी की बात थी। और फिर बाद में बताया कि भाई मैं तेरे को मिलने का मतलब ये था कि तू मिलने जाता था, तेरा कैरेक्टर डन था। ओके। अब मुझे वो इतना अखरा भाई कि हो जाती ना शुरुआत, हो जाती, अब अभी सोचना पड़ेगा कि क्या है। तो पापा ने बोला कि देखो करना तो यही है। मेरे यहाँ पे घर पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब मैं एक बार टूट जाऊँ वो नहीं टूटने देते, कि जो भी कर रहे हो यही करो, यही ही करना है। तो सपोर्टिव तो है मेरे यहाँ, सबसे बड़ी मेरी ताकत है कि मेरे घर वाले सपोर्टिव। अब मैं कब क्या बनूँ, कैसा बनूँ, वो तो हमारी मेहनत होती है, बट हाँ एक ऊपर वाले का हाथ और घर वालों का हाथ ये है। तो उन्होंने बोला कि जो है करना है वहाँ, नहीं तो यहाँ तू कर यही। बोला ठीक है। अब वहाँ पे किसी से मैंने बात की तो पता चला कि कोरबा में एक मूवी बनेगी। अब एक कहीं ना कहीं बहुत टाइम, जैसे कि अभी हम बात किया ना कि फ्लो टूट जाता है फिर कैसे बैठाते हैं, वैसे ही कि तो क्या बात करूं यार, कास्टिंग अब में तो चल देते थे मुंह उठा के, हाँ सर है रिक्वायरमेंट बताओ, अब ये अपनी जगह जहाँ पे सब जान रहे हैं आपको। तो उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि ठीक है ना, मैं मिलता हूँ आपसे। तो वो मिले और बताया कि है एक मूवी। अब ऐसे में लगता है ना कि हाँ कोई कैरेक्टर मिलेगा अपने को इसमें, कैरेक्टर। फिर वो बता रहे थे कि एक मूवी है, हम आगे आके बताएंगे। अब मैं 1-2 बारी फ़ोन किया कि सर कैसा क्या चल रहा है, तो वो बोले कि ऑडिशंस तो हो चुके हैं इसके। जो पहली मूवी भी बताया था ना आपको, जो मैंने 3-4 साल पहले की थी जिसमें मैं एडी था, उसमें मैं मुहूर्त के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था एज एन एडी। तब भी मैं शुरुआत में नहीं था, इसमें भी शुरुआत में नहीं था। ओके। तो अब ये हुआ कि वो मेरे को बोले कि हमारी एक शॉर्ट फिल्म बन रही है, तुम आ जाओ, दे दो, हम देख लेंगे। अब मैं गया मस्त रेडी वेडी होके, फिर सुबह से मैं पहले से जाके खड़ा था, पहले से जाके कोई नहीं था स्पॉट में, मैं इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और मेरी आदत है भी कि मैं टाइम को थोड़ा सीरियसली लेता भी हूँ, चाहे 2 मिनट 5 मिनट पहले जाओ, लेकिन क्या करेंगे, रेडी होके वही तो करना है। और फिर मैं वहाँ पहुँचा था, फिर धीरे से वो सर आए जो डायरेक्टर थे। वो डायरेक्टर मतलब अच्छे नामी डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ पहले भी की है छत्तीसगढ़ में, कुछ मूवीज़ की है, 5-6 मूवीज़ की है बड़ी बड़ी। फिर अब क्या हुआ कि मैं वहाँ पहुँचा, धीरे धीरे लोग आने चालू हुए। मैं बोला अच्छा ये भी है क्या इंडस्ट्री में, वो भी क्या इंडस्ट्री में। मैं अपने से कुछ अजम्पशन लगा था ना, ये भी तो काम किया होगा, सारे बड़े लोग हैं।
अब वहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म बनी, दो शेड्यूल नहीं बोलना चाहिए, एक दिन में 2 जगह पे शूट था, अलग अलग, सुबह और शाम को। तो ऐसी बात हुई थी कि अच्छा लग जाएगा यहाँ पे तो हम आगे आपको फॉरवर्ड करेंगे इसके लिए, कोई भी मूवी आएगी 1-2 जो भी। सुबह तक दिया, उसके बाद में बीच में कुछ ड्रेस वगैरह बदलने घर गया, अपने पास में ही घर था मेरा। तो शाम को ना सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे शूट से जस्ट पहले कि ऑडिशन था। मैं बोला सर फिर से नहीं होगा कि ऑडिशन? मुझे मतलब मेरे काम पे थोड़ा बहुत भरोसा था कि ऑडिशन होगा तो मैं निकाल लूँगा या कुछ तो होगा कि आगे के लिए काम आ जाए, शायद अभी ना आए। तो उन्होंने बोला कि अभी तो हो गया ऑडिशन। सारे उनके क्रू मेंबर बैठे हुए थे, कुछ कुछ आर्टिस्ट भी थे, सीनियर थे, सारे सीनियर थे, मेरे एज का कोई भी नहीं था, सब बड़े बड़े थे। तो मैं बोला ठीक है सर, अब देखिएगा कुछ भी होगा तो आपका तो हो गया ना? बोले। मैं बोला क्या हो गया? तो बोला का शूट हो गया बोल रहे हैं, या कहीं पे कुछ ले लिए होंगे। तो नहीं आप तो डन हो। तो किसके लिए? अगली मूवी के लिए। ओह, मेन एक्टर, ऐसा लीड एक्टर। तो हाँ, फिर उसके बाद वहाँ से शुरू हुआ, उनको काम अच्छा लगा और फिर काम अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ काम। ओके। और मूवी करने में तो बहुत मज़ा आया, जो मैं चाह रहा था वो मिला मेरे को, कि एक अलग कैरेक्टर हो, नया कैरेक्टर हो, जो दिखाए कि भाई क्या है, रूड भी है, नेगेटिव भी है, ग्रे है और हीरोइक भी है, फैमिली पर्सन है, सबसे बड़ी बात, अपनी फैमिली को महत्व दे रहा है। ओके, लेट्स सी। बहुत मज़ा आने वाला है। सो आपके क्या प्लान्स हैं आगे फ्यूचर के लिए, कि एक्टिंग में आगे और कंटिन्यू करना है, या डायरेक्शन में, या फिर राइटिंग में? देखो डायरेक्शन तो नहीं बोल सकता अभी मैं, करना नहीं है नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी देखो बॉलीवुड में भी कोई कहाँ, आर्टिस्ट फील्ड की सबसे अजीब चीज़ है ये, आप शुरू कुछ और करोगे बनोगे कुछ और। ये मैंने बहुत साथ देखा है, मेरे बड़े भाई को देखा है मैंने, वो बहुत सारी चीज़ करते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो भी बहुत सारी चीज़ें करता है, और मैं अभी भगवान की कृपा से कुछ चीज़ें कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्टिंग तो करना है, अब तो करना है एक्टिंग। प्लस अब ऐसा है कि बहुत साल से जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था और उसके पहले से ही राइटिंग में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था मैं, बहुत ज़्यादा। तो कुछ मेरे थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो यूं ही मैं नहीं लिखा हूँ यार, सीधी सी बात बताऊँ तो, कि बस एक ऐसा होता और ऐसा हो जाता, ये वाली कहानी नहीं है, उसमें रिसर्च है। मैं अभी रिसेंटली 2 स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, एक छत्तीसगढ़ की है और एक थोड़ी एक बॉलीवुड लेवल पे है, बॉलीवुड बोल सकते हो या साउथ पे, अब देखो कहाँ पे क्या चीज़ होती है। अभी मैं शुरू ही किया हूँ, दोनों आधी आधी है। तो अब ये अच्छा मौका है मेरे को बताने के लिए। तो उस मूवी में ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में दैविक परंपरा को आगे बढ़ाने की चीज़ दिखाई है। ठीक है, एक हीरो है जिसका जन्म होता है किसी उद्देश्य के लिए, जो प्रॉपरली ऊपर से कनेक्टेड है, स्टार से कनेक्टेड है, और उसके बीच में उस गांव को लेके कुछ मुद्दे उठते हैं। स्पेशली उसमें है कि जो हमारा खास पर्व है, हर जगह का होता है और छत्तीसगढ़ का तो और बहुत चहेता और प्यारा पर्व है नवरात्रि, वो उसका मेन बेस है उस कहानी का। तो वो बहुत मज़ा आने वाला है जब भी कंप्लीट होगा तो, और मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट हो। और ये बहुत बड़ी दरख्वास्त है सबसे कि जो बड़े बड़े कोलैबोरेटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो आगे आएँ, हम लोग भी बड़ी बड़ी मूवी करें, ऐसी मूवी की मतलब बड़े बजट की हो, सब सपोर्ट करके आगे बढ़ें। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो कि बाहर से लोग आए काम करने के लिए, जैसे पंजाबी इंडस्ट्री हो गया, साउथ का हो गया, भोजपुरी हो गया। तो ना हम कहीं भी जाए ना, और हम लोग जब बोले हमारे भाषा में, तो पता चल जाए कि छत्तीसगढ़ का लड़का है। पिछले पॉडकास्ट में हमारे अनिकेत भाई जो आए थे, बुक लिखी नाग शिष्य, और बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं उनके, बहुत सारे रिसर्च, वो मतलब बुक रीडिंग्स कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा था कि मैं छत्तीसगढ़ के लिए सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहता हूँ। एंड मुझे लगता है कि अगर हम पौराणिक कथाओं से अगर कंटेंट उठा कर लेके आएँ, और जिस हिसाब से उन्होंने नाग शिष्य लिखी, उस तरीके से कंटेंट अगर हम यहाँ से लेके आएँ तो पूरे हिंदुस्तान में हम जा सकते हैं। ओवर द टॉप जाएगा ब्रो, ये खाली हिंदुस्तान में नहीं जाएगा, ये बाहर तक जाएगा, ये मेरी गट फीलिंग है, ये होगा। बस ये है कि जो आजू बाजू की चीज़ें हैं वो सही तरीके से प्रेजेंट हो। जैसे कि अभी आपने देखा होगा हनुमान मूवी, अगर देखा होगा आपने तो उसमें जो स्टोरी बताया, अब ये रेफरेंस दे रहा हूँ मैं क्योंकि उस कहानी को मैं जान रहा हूँ अच्छे से, जो अनिकेत का लिखा हुआ है, और वो बहुत टाइम से हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, बहुत कुछ। एक ये सिनेमैटिक यूनिवर्स है, और एक EOD करके एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है, कभी आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। वो तो सागा है, जैसे कि मार्वल्स की होती है। मैं कॉपी क्या होता है यार, एक इंस्पिरेशन होता है जो कहीं से आता है, सीधी सी बात है। ऐसे ही किसी के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, और इवन हम तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब घट चुका है। ठीक है,
तो इंस्पिरेशन तो लिया ही जा सकता है। तो उसमें एक स्टोरी थी कि वो हनुमान जी को चोट लगती है तो उनका जो रक्त है वो आता है, मणि बन जाता है। तो ऐसे ही जो कथाओं को लेकर जो कहानी हम बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें निकल के आने वाली। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की पब्लिक ना देखना चाहती है कि हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ना इंसान का, हिस्ट्री। अब आप किसको किस नाम से दे रहे हो, मिथ, माइथोलॉजी, कथा, कहानी, झूठ या कुछ भी। तो ये एक चीज़ है जो बहुत लोग पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। अब आप देख रहे हो यार, पूरी दुनिया आ रही है भारत के तरफ, चाहे वो अयोध्या हो, वाराणसी हो, चाहे काशी हो। तो सब आएंगे, समय लगता है थोड़ा, आना तो पड़ेगा। जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ आना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस बारे में बात ही नहीं करते, फिटनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, और स्पिरिचुअल हेल्थ भी बोल सकते हैं उसको। मतलब आप एक्टिंग फील्ड में हो, मीडिया इंडस्ट्री में हो, डायरेक्शन भी आप करते हो, शॉर्ट फिल्म्स बनाई आपने, राइटिंग भी की, उसके लिए लॉट्स ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत है, क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। सो ये सिर्फ मेंटली अगर आप फिट हो तब होता है, या फिर फिजिकली फिट होना ज़रूरी है इसके लिए? ओवरऑल फिट होना ज़रूरी है आपको। ओके। क्योंकि अगर ना आप कोई काम को कर रहे हो, सपोज़ आपको कुछ लिखना है या आपको किसी का पॉडकास्ट में इंटरव्यू भी लेना है, ठीक है, आप आज से उसका स्ट्रेटेजी बनाओगे कि मेरे को कल क्या सवाल पूछना होगा, कौन बैठेंगे सामने, कैसा। आपको छोटी सी चोट लग जाए, आपका पूरा पजल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप नॉर्मल फ्रेश, सीधी सी बात है, आप सोचो ना, सो के उठ रहे हो नींद पूरी करके, तब आप एक काम करो और बीच नींद से मैं आपको उठाता हूँ, फिर आप काम करो, दोनों में एफिशिएंसी लेवल कम ज़्यादा होगा, दिखेगा आपको। तो वैसी ही चीज़ है, आपको ओवरऑल फिट होना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं पता वो ऐसे कि नॉर्मल फिटनेस मतलब कि क्या होता है, आप मेंटली फिट हो, ठीक है, आप खाना अच्छा खा रहे हो, फिजिकली भी फिट हो, दैट्स गुड। लेकिन आपको कुछ चीज़ें तंग कर रही हैं, पहले तो मैं ये बोलता हूँ अगर आपको कुछ तकलीफ़ है ना, बहुत लोगों की आदत होती है कि उसको खींच ले जाते हैं, उसको फिक्स कराओ, डॉक्टर से पूछो, घर वालों से कंसल्ट करो कि क्या हो गया, कैसे हो गया। अगर कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो अब कुछ केसेस हम अगर ऐसा लें कि कोई आर्टिस्ट फील्ड में है, किसी को कुछ भारी बीमारी है या कुछ डिसीज़ है जैसा भी, तो उसको उस चीज़ को कोप अप करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा कि ऐसा है, मैं आने वाले टाइम में वापस से हेल्दी हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, या जो भी XYZ, ठीक ही हो, कुछ भी हो, तो तब एक अलग बात होती है। लेकिन आप खुद को अगर अनफिट ही हो, आप फिटनेस में अगर हो, आप सुबह 10 मिनट 20 मिनट रनिंग करके आओ 6-7 बजे के बीच में, आपको हेल्दी लगने लगेगा, फ्रेश लगने लगेगा। सबसे बड़ी बात अभी जनरली ये होता है कि जो हमारे 4-5 पहर होते हैं, 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मेनली ये 4 पहर है, ठीक है। तो आधे लोग तो ये इसमें से दो पहर में ही समझ पाते हैं, सुबह तो बहुत लोग मिस कर देते हैं। बीच में तो मैं खुद भी मिस कर रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैं 9 बजे 10 बजे उठ रहा था, नहीं पता क्यों, मेरे को नींद नहीं आती थी। मतलब एक मैं प्रोसेस भूल गया था कि सोते हैं कैसे। ये लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, अचानक से नहीं पता क्यों, कुछ स्ट्रेस। इस फेज़ में हूँ क्योंकि पॉडकास्ट है और भी प्रोजेक्ट्स हैं, सो बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि आप इस फेज़ से गुजर चुके हैं कि आपको नींद नहीं आती है और सुबह उठने का भी कोई टाइमिंग है नहीं। उसके बारे में बताइए कि उस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया। इसमें देखो, पहले तो चीज़ है कि बहुत टाइम से आपके साथ कोई चीज़ हो रही है ना, चाहे आपके जीवन में कलेश ही क्यों ना हो, आप लगातार चीज़ें होती है ना, तो इंसान कंफर्टेबल हो जाता है उसके साथ। इसको समझना थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो लेट सोना है, लेट उठना है, ये हमारे ना लाइफस्टाइल में आ जाता है कि ठीक है ना, क्या दिक्कत। अब यहाँ पे मैं लोगों को बोलता हूँ कि कई लोग 9 to 5 वाली जॉब को कोसते हैं, बट इट्स बेस्ट वे टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। आपको उठना ही पड़ेगा, आपकी जॉब है, आपका बॉस आपको मार डालेगा, आपको सैलरी देता है वो, ठीक है। मैं कहीं पे काम करने जा रहा हूँ, मैं शूट पे जा रहा हूँ, या अगर हम प्रोफेशनल होंगे आगे भी जाके, आपको पता है कि कोई आर्टिस्ट है या कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आपको टाइम में पहुँचना है पॉडकास्ट लेने, आपको करना ही पड़ेगा। तो कोई ऐसे नेसेसरी चीज़ को रखो उस टाइम में कि आपको उठना ही पड़े, और उठना तब होगा सही जब आप सही टाइम में सोगे। अगर आप सही टाइम में नहीं सोगे तो आपका जो साइकार्डियन रिदम होगा वो ख़राब हो जाएगा, स्लीप साइकिल आपकी ख़राब हो जाएगी, आपके चेहरे पे दिखेगा, आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, तो फिर आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ख़राब और ख़राब।
लोगों से हो सकता है आप चिढ़ने लग जाओ, आपको एक आपके प्राइवेट टाइम में अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर दे, आपके पेरेंट्स हो या आपके भाई बहन हो, आप चिढ़ जाओगे, उनकी क्या गलती। नींद नहीं पूरी होने से एक रीज़न ये है। दूसरी चीज़, अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, या हम ये बात कर रहे थे कि सब तरफ से फिट होना ज़रूरी है कि नहीं, तो हाँ वो है, डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, रेस्पिरेटरी प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, और भी कुछ कुछ प्रोसेस हैं जो सही तरीके से होना चाहिए, बट ठीक है, अपना अपना नसीब है वो भी। बाकी मेडिटेशन करो आप, ठीक है, जो कि शायद थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट क्रिएटिव फील्ड के लिए तो मस्ट है ये। अगर आप शांत नहीं होगे, ज़ीरो नहीं होगे, ज़ीरो होना खैर बहुत आसान बात नहीं होती है, ये मेडिटेशन के भी 2 लेवल ऊपर की चीज़ है। जब आप लगातार कर रहे हो 3 साल 4 साल से, या फिर किसी गुरु के साथ, तब आप वहाँ पहुँच पाओगे कि आप 10 मिनट के लिए पूरी दुनिया से कट गए हो और सिर्फ आप हो, जो कि ब्रह्मांड बोलते हैं हम लोग। अहम ब्रह्मास्मि जो बोला जाता है, इसका मीनिंग बहुत वास्ट होता है कि आपके अंदर एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में हम हैं, वैसी वाली एक चीज़ होती है। तो वो पॉइंट तक पहुँचे हो तो बहुत टफ होता है यार। अब देखो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने ये बोला भी था कि हम लोग लाइफ जो होती है ना हमारी, एक सोल की भी लाइफ होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि सोल की लाइफ नहीं होती, वो अजर अमर है, बट मैं उस कॉन्सेप्ट को समझा और मेरे को अच्छा लगा, और मैं बहुत लोगों को वो पहुंचाया भी कि ना इतनी साल होती है, इतना साल होता है हमारे पास, 400 साल 500 साल, अलग अलग स्पैन में अलग अलग रेशियो लेके हम पैदा होते हैं। तो वैसे ही जैसे मेडिटेशन का लेवल मैंने बोला कि आगे जाके ये पॉइंट में आता है, तो हो सकता है हमारे फर्स्ट लाइफ में नहीं आए, आगे वाले लाइफ में आए। तो कई बार ये होता है कि मैं आपको कितना भी फोर्स कर लूँ, आप फिटनेस में नहीं आ पाओगे। मेरे साथ में, मेरे आसपास में भी ये चीज़ें हैं। मैं, मेरे ख्याल से मेरे 8th स्टैंडर्ड से मैं फिटनेस में हूँ, कहीं ना कहीं, रेगुलरली नहीं हूँ। इस बीच में मेरे साथ 3 बारी अल्टरनेट ईयर्स में इंजरी हुई है। स्लिप डिस्क हुआ, वेस्ट का वेन्स का हुआ था, और बीच में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हुए थे मेरे को भी, जब मेरे को डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ गया था, दवाई खानी पड़ गई थी। तो ऐसी चीज़ है। और अपने वर्क पोटेंशियल के लिए तो आपको हर तरफ से फिट होना पड़ेगा। खाना अच्छा खाओ, और ये बड़े बुजुर्ग भी हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा खेला कूदा करो यार। अभी लोगों की आपस में क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही खुश हैं, उनकी एक दुनिया बनी हुई है। शायद हो सकता है यहाँ से हम घर जाएं, मैं फ़ोन में बिज़ी हो जाऊँगा, अपने घर वालों से बात भी ना करूँ, आप बिज़ी हो जाओगे। हम आज बात कर रहे हैं, हो सकता है ये दिखावा हो। प्रोफेशनल चीज़ों में भी, जैसे कि आज हमारी बात नहीं लेते, हम न्यूज़ में देखते हैं 2 लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, धार्मिक बातें, स्पिरिचुअल बातें, या कोई सीरियल के कास्टिंग की भी बात कर लो, लोगों की आपस में बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी जम रही है, अंदर में जो चल रहा है ना, आपको नहीं पता ब्रो क्या चल रहा है। तो वही चीज़ है। एक तो अगर आपने रामायण पढ़ी होगी, तो उसमें एक चौपाई है जिसमें बोला जाता है कि संतों का संगत अगर आपको मिल रहा है ना, तो आप एक तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, और आपकी ज़िंदगी एक बहुत अच्छे राह पे जा रही है। नहीं पता उसमें आपको बहुत पैसा मिल रहा है, तरक्की मिल रहा है, नहीं पता, बट ओवरऑल स्पिरिचुअली, जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है हमारी, जो जर्नी होती है, जो हमारी आत्मा ट्रैवल करती है ना, एक होता है ना कि हमारी पॉकेट मनी ज़्यादा हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं कि संपत्ति कमा लें। बड़ा क्या हुआ इसमें, पॉकेट मनी की संपत्ति एक स्टेज में आई ना, वैसे ही हम दुनिया से ठोकर खाने के बाद, हारने के बाद कहाँ पहुँचते हैं? भगवान बचा लेना, मोक्ष दिला देना, दुनिया का शक्ल कर्म कर लिए। तो वैसे ही जब पॉकेट मनी से हम संपत्ति में गए ना, उसके बाद आता है ये वाला पार्ट कि भाई यहाँ से तो हम कंगाल हैं, यहाँ नहीं पूछेंगे तो यहाँ फंस जाएंगे। तो वैसे ही चीज़ है, पहले हम 500-300 जो बचाते थे ना, आप बोलते हैं कि अब 1.5 लाख आ गए भाई, तो इन्वेस्ट कहाँ करूँ? वही चीज़ है। तो इसके लिए भी आपको अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। मेंटली हीलिंग के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, और उस मेडिटेशन के लिए स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है। अब स्पिरिचुअलिटी को हम किस पर्सपेक्टिव से लेते हैं उसके ऊपर है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है भाई, बहुत बड़ा। मतलब अगर इस दोनों को मैं अटैच कर दूं तो मैं गलत भी हो जाऊंगा और सही भी हो जाऊंगा। अब देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब कैसा दिया जा सकता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम एक जो सोल है, सोल स्पिरिचुअलिटी, somehow it is connected। ओके, आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी या फिर मेडिटेशन में हम लोग तब जाते हैं जब लाइफ में बहुत सारे
क्राइसिस हमारे यहाँ जाते हैं, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे रहते हैं कि आपने बोला ना कि दुनिया भर के कर्म कांड कर लिए उसके बाद सारी चीज़ें होती है। इस कॉन्टेक्स्ट से आप बताइए कि दिल टूटा है बहुत सारी जगह से, ओके, लाइफ में पैसे भी कमा लिए या फिर जो भी है, बस मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उस सेटिस्फैक्शन पूरा करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में जाना सही है या फिर कुछ और, मतलब आई डोंट नो मैं कैसे इसको नहीं, मैं define समझ कर गया पाऊँ। आपका क्वेश्चन। थोड़ा है ये भारी क्वेश्चन, बट कोशिश करूँगा कि समझ पाऊँ मैं खुद मैं भी। सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव से आना चाहता हूँ इसमें। तो देखो, इसमें जो मेंटल सेटिस्फेक्शन जो आपने टर्म यूज़ किया ना, ये हम मेडिटेशन और स्पिरिचुअल, मैंने अभी बोला ना स्क्रिप्चर्स को ध्यान देना चाहिए। मैं ना पिछले साल किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फंस चुका था, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को वो सारे थॉट्स आते थे जो मेरे को कभी लाइफ में नहीं आया ना, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे को होंगे। डार्क ग्रे अजीब चीज़ें दिखती थी मेरे को, और सच में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को कभी लाइफ में डर और पहले लगता था, ये शायद हम फिर कभी इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे, कि मेरे घर में भी कुछ चीज़ें होती थी, बहुत क्रीपी चीज़ें। वो चीज़ मेरे सामने में चीज़ों को हिलते डुलते देखता था, मैं नहीं डरता था, लेकिन मेरे को डार्कनेस और अकेलेपन से बहुत डर होता है। अकेलेपन से तो आज भी होता है, बट कभी कभी किसी टाइम मैं अकेले जाके खड़े होता हूँ, मेरी आदत है कि मैं चांद को कई देर तक देख लेता हूँ, मेरे को बड़ी शांति मिलती है उसमें। वो हो सकता है मेरी स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट के अंदर आता होगा। मैं एकदम नॉर्मल हो जाता हूँ, वो कुछ समझ नहीं आता कि चल ठीक है, जो भी है ना होगा। जबकि मून से मेरा ऐसा कोई नहीं कि मेरे ग्रह नक्षत्र से भी कोई बहुत कनेक्शन है, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। स्क्रिप्चर्स के थ्रू, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी चीज़ को एक बुक पकड़ो, स्टार्ट करो। अब क्या होता है, जैसे मैं बताया, मैं पहले फंसा हुआ था और मैं उस टाइम ना रामायण पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो उसमें मेरे को थोड़े टाइम लगते थे, मतलब एक बारी में बैठता था, मेरे को 20-25 मिनट सिर्फ रामायण में लगते थे, और मेरा पूजा पाठ अलग टाइम, ठीक है। मैंने एक बार पढ़ ली पूरी रामायण, मैंने एक कहानी समझी। अब आप जितने बार रामायण पढ़ोगे ना, हर बार अलग कहानी समझ आएगा आपको, हर एक लेसन आएगा। कि पहले आप सोचोगे ना क्या हुआ इसमें, एक राजकुमार थे, राजा बनने वाले थे, वनवास चले गए, सीता माता का हरण हुआ, हनुमान जी सुंदरकांड वाला जो अध्याय है वो आएगा, सीता माता को वापस लाए, राजपाट वापस मिल गया। इतना नहीं है, हर जगह आप खुद को देखोगे इसमें कि ये तो हाँ, ये तो यही तो हो रहा है मेरे साथ। सुंदरकांड पढ़ा है आपने? सुंदरकांड, बस सुंदरकांड पढ़ लो आप एक बारी। आपने शुरू किया सुंदरकांड, आपको पता चलेगा कि अगर तू हार रहा है ना, या तेरे को नहीं पता तू क्या है, एक बार देख, और आप अकेले तन जाओ यार हर चीज़ के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता है, हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड जो हमारा है घर का, वो शुरू से ही ऐसा है कि कुछ भी हो तो भगवान आते हैं सामने, हमेशा वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं उन पे। तो वो चीज़ को हम लोग इतने पास से देखते हैं ना हमारे यहाँ। अब जैसे कि मैं राइटर हूँ तो क्यों हूँ, हमारे यहाँ बचपन में कोई फेयरी टेल नहीं सुनाते थे, अलग वो शेर खरगोश भालू कहानी नहीं सुनाते थे। मेरे पापा, हम लोग जब सोते थे ना, तो पापा हम लोग को रामायण सुनाते थे, बहुत प्यारा स्टार्ट करते थे, और हम लोग बीच में अगर सो गए तो हमारे सोने के बाद वो पूरी कहानी का समापन होता था। ऐसा नहीं कि वो बीच में कहानी को रोक दिए, पूरी कहानी। तो हम यही सुन के बड़े हुए हैं। तो जैसे कि अपन मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे, तो आपको ना कहीं एक जरिया चाहिए। आप गाना अच्छा गाते हो, ठीक है, सब कर लोगे आप? नहीं कर सकते। हर किसी को गुरु की ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, वैसी स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत हमको इसलिए होती है क्योंकि हम कहीं पहुंच पाए, या कहीं ज़्यादा अगर पहुंच गए जहां हमारी ज़रूरत नहीं है, तो वहां से निकल पाए। और हमको पता होना चाहिए कि हम कितने के लिए हैं। मैं रायगढ़ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ रायपुर का इवेंट मिल गया, तो मैं रायपुर निकल जाऊँगा, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को वापस भी आना है शाम को। तो वही चीज़ है कि आप कहाँ हो, आप क्या हो, आपको वहाँ आना है वापस, और उस पेस में आपको आगे बढ़ना है कि हाँ ये जरिया है, ये तुम्हारा असली उद्देश्य है। समझ लो, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग मेडिटेशन नहीं करते होंगे? करते हैं, ये लोग अपने तरीके से करते होंगे, मेरे को कंफर्म नहीं पता करते हैं, लेकिन ये कुछ तो करते होंगे। इन लोग मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले इतना पैसा कमा लिए होंगे कि इनको नहीं ज़रूरत है आगे कमाने की। क्यों कमा रहे होंगे? एक पर्पस होता है हमारा, शायद सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, लेकिन उस चीज़ में बने रहने के लिए। और हमारे यहाँ के बहुत सारे संत हैं जो, जिनके बारे में अगर आप सुनोगे, पढ़ोगे, तो आप बोलोगे कि ये नहीं है हमारी कहानी। हमारे जो एपिसोड्स होते हैं ओवरऑल लाइफ में,
इस लाइफ की, उस लाइफ की, अगली लाइफ की, वहाँ पे हमको चलना है। तो ये भी टफ है कि अगर आप, हम सब बैठे हैं, मैं पैसे कमा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कमाना चाहोगे। लेकिन जो बोलते हैं ना मोह माया से दूर, अब कई लोग मोह माया से दूर का मतलब होता है माँ बाप को छोड़ दो, प्यार है तो प्यार को छोड़ दो, वो नहीं होता मोह माया से दूर। मोह माया से दूर का मतलब कि हर चीज़ का आप एक रेस्ट्रिक्टिव लेवल होना चाहिए कि ये इतना ही होना है। अगर मैं कोई कलेश से आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, तो मेरे को यहाँ पे रहना है। वो लाता है स्पिरिचुअलिटी, वो लाता है मेडिटेशन। स्पिरिचुअलिटी आपको लेसन्स के लिए है, मेडिटेशंस उस लेसन्स को अंदर होल्ड कराने के लिए। मेरी समझ के हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है गलत भी होऊंगा, गलत होऊंगा तो समझेंगे, आगे सीखेंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के फायदे काम में भी दिखते हैं। कैसे? आप कितने फिल्टर्ड हो आपके काम में समझ में आता है। आप कितनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होते, कितनी जल्दी आप अपने आप को हैम्पर नहीं करते। तो भाई इसको बंद करो, ये सब में कुछ नहीं रखा, क्यों क्यों डिफरेंस। ओके, ऐसे होता है, ये सब काम ऐसे करता है। लाइफ में सॉर्टेड रहने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। जरूरी है। आप खुद को कैसे रखते हो सॉर्टेड? मैं नहीं ध्यान देता यार, मतलब मैं सच बताऊं, अगर एक चीज़ें मेरे साथ हमेशा से चीज़ थी कि मैं बहुत ज़्यादा ना प्यार करता हूँ अपने लोगों से, बहुत ज़्यादा। और मेरी एक इमेज बनी है, अब देखो मेडिटेशन की बात कर रही है, पूरा उल्टा हो जाएगा। मैं ना बहुत चिड़चिड़ करता हूँ। क्यों? इसका रीज़न बता रहा हूँ कि मैं ना ऐसे ना पैटर्न्स ढूंढता हूँ, एल्गोरिदम ढूंढता हूँ कि गलत क्या चीज़ें हो रही है। जैसे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एकदम छोटी सी। मेरे यहाँ पे मम्मी को मैं बोलता हूँ कि मम्मी कुछ भी चीज़ खत्म होता है सामान में, राशन में, तुरंत उसका ना एक नोट पैड रखिए किचन में और बना के दीजिए। आज मेरे को 6 साल हो गए बोलते हो नहीं हुआ। तो ये सब होती है, मेरे छोटे भाई के साथ यही है। और मेरी एक इमेज वैसे कि बहुत चिड़चिड़ करता है ये तुरंत, तो वो हुआ और मैं भूल गया। मेरे को गुस्सा नहीं आता कभी, तो ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तोड़ना फोड़ना ये नहीं होता, क्या मतलब। और अगर कुछ है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई समझ इसको, ऐसा नहीं होगा, फिर आप कल वही करो, परसों करो, मेरे को कोई मतलब नहीं आपसे, चाहे कितने भी खास, कितने भी अपने रहो आप मेरे को। बट हाँ, कई बारी चीज़ें ऐसे पैरामीटर्स में बढ़ जाती हैं कि आपको ना चीज़ें बॉदर करने लगती है, तब थोड़ा शायद आपको बुरा लगता है। और दुनिया में ना हर चीज़ का अल्टरनेटिव है, हर चीज़ का, कोई चीज़ इकलौती नहीं है। लेकिन आप उसको कैसे संभाल के रखते हो, कैसे उसको आप सींच के बड़ा करते हो ना, उसके बाद कुछ चीज़ इधर उधर हो तब बुरा लगता है। तो वही है, जब आप सींचते हो ना, तो आजू बाजू प्रोटेक्शन और चारों तरफ से उस चीज़ को बांध दो, अपने लोगों को अपना बनाओ, अपनी चीज़ों को सिक्योर कर लो, उसके बाद आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं लगने पड़ती। जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, बेटा बच्चे से पढ़ाई कर ले, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर ले, जॉब करो, उनको कोई टेंशन नहीं है, फिर पता है लड़की भी अच्छी मिलेगी उसके बाद तो वही चीज़ है, वो सारा ना प्लान्ड होता है पहले से कि हाँ ऐसा है। तो वैसे ही कि ना अपने काम पे करो, अपने लिमिटेड लोगों को ध्यान दो, और पूरा दुनिया का बोझ लेके मत चलो कहीं पे भी। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाओ उतनी जहाँ तक आपको हार्म ना हो, क्योंकि आज का जो दौर है ना, मैं तो बोलता हूँ आपके साथ हर कोई खड़े होगा ऐसा नहीं है भाई। बहुत चीज़ें हैं, बहुत दुनिया में अब चीज़ें बदलने वाली हैं। जो ये कलयुग का टाइम है, ये ना इतना, मतलब हर चीज़ ना सरप्राइज है आपके लिए। ये त्रेता या सतयुग मत समझना इसको कि आपके साथ हर कोई खड़े हो जाएगा, आपके अपने ही नहीं खड़े होंगे और आप हो जाओगे अकेले। फिर होगा डिप्रेशन, फिर अपने ही लोगों से तमाशा। तो वो झेलने से अच्छा भाई आप एक तो अच्छे मार्ग पे चलो, कोशिश करो कि भक्ति भाव जो भी एक टाइम दो कि आप रिलीफ फील करो, खुश रहो कि हाँ भाई मेरी सांस चल रही है, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं देखोगे आपसे भी, हमसे भी वर्स्ट फेज में भी कोई है, हमसे भी बहुत बेस्ट फेजेस में भी कोई है, खुश नहीं है कोई। और कोई भी देखो खुशी अब तो ऐसी रहेगी ही ये चीज़, आप दुनिया के सारे जतन कर लो, ये चीज़ ऐसी ही रहेगी कि कोई खुश नहीं रहेगा। आपको वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इतने में मेरा ऐसा हो रहा है, मैं मेहनत करूँगा और चीज़ें होंगी, सब्र रखना है। और दूसरी चीज़ संगत। अभी के डेट में, अभी के जनरेशन में सबसे गंदी चीज़ है जो बनाने बिगाड़ने वाली होती है, वो जो संगत। कम लोग रखो, सर्कल कम रखो, जहाँ पे आप भरोसा रख पाओ और अच्छे से काम करो, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप कर्म पे विश्वास करते हो या फिर लक पे विश्वास करते हो? कर्म पे करता हूँ,
लक पे भी करता हूँ, लेकिन लक पे उतना नहीं, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी भी ऐसी हैं और देखी हैं अपने साथ भी, कि जब आप जो बोलते हैं ना दृढ़ता से, डेडिकेशन से आप कुछ चीज़ को चाह जाओगे ना तो हो जाता है। और कर्म पे इसलिए कि आप कहीं पे किसी उद्देश्य से हुए हो। मैं आज यहाँ पे भी किसी उद्देश्य से हूँ, आप भी किसी उद्देश्य से हो। ये मानते हो आप? हाँ, ये मैं मानता हूँ। और एक मेरा एक तरीका था बताने का, लेकिन अब मैं वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं किसी जगह पे ऐसा बता दिया कि मैं ना, ऐसा लगा कि मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको। कोई भी कहीं पे हम बटरफ्लाई इफेक्ट होता है एक, अगर आपको पता होगा तो, अगर मैं इसको ऐसा करके बैठ जाऊँ तो चीज़ें दुनिया में कहीं और कुछ भी चेंज होगा, और अगर ये ऐसा ही रहे तो शायद कुछ ना होगा। हो सकता है वो बैक्टीरियल यूनिवर्स में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो ये चीज़ होती है। और कर्म पे ऐसा कि मैं टोटली ये नहीं मानता यार कि आप कुछ कर रहे हो फिर बुरा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ तो देखी, और किसी किसी पॉइंट पे होता भी होगा, अगर आप बुरा क्यों हो तो आपके साथ बुरा होगा। अच्छा वाला समझ नहीं आता मेरे को कि अच्छा कि ये तो होता है कि नहीं, हो सकता है टाइम से होता होगा, लेकिन हर चीज़ का एक सही टाइम होना चाहिए, सही टाइम पे हो जाए। तो ये है कि कर्म ऐसा करो कि आप अपना तो करो, दूसरे के लिए कर लो, लेकिन इतना भी एफर्ट ना डालना पड़ जाए कि आपकी चीज़ें बॉदर करने लग जाए। उतना ही कर्म करो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तमाशा ना मचे। और लक क्या होता है? किस्मत, ठीक है, बट किस्मत यू कैन प्लॉट इट। ओके। मैंने हमारे कथाओं और पुराणों में ऐसे ऐसे राक्षस देखे हैं भाई, जो तपस्या से नक्षत्र बदल देते थे। तो मैं राक्षसों तो नहीं बोल रहा हूँ न राक्षसों को मैं पूजता हूँ, ऐसा भी नहीं है। होती तो उनकी भी चीज़ है ना, पूछते तो वो भी भगवान ही थे ना। तो बात मैं ये कर रहा हूँ डेडिकेशन की। अगर डेडिकेशन है ना तो कई बार आपकी ना कुछ छोटे मोटे जो गलत चीज़ें भी है ना, नहीं करनी चाहिए गलत चीज़ें, गलत आदत हो या तरीके गलत हो, चीज़ें होती है। हो सकता है अगर एकदम ही गलत तरीका है तो उस आप तो सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन बाद में उसका फल भी मिल जाएगा। तो दोनों समहाउ कोरिलेटेड है। कर्म पे जो बात है, होता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो, उसका आउटपुट एक टाइम के बाद आने वाला है, सडन मतलब तुरंत नहीं मिलेगा उसका फल। ओके, तो उसमें मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। उस पर टिके रहना कि रेगुलर उतना एफर्ट डालो कंसिस्टेंसी से, फिर जानते हो कि उसका फल जो है 1 साल बाद 2 साल बाद मिलेगा, बट जल्दी नहीं मिलता। तो उस पेशेंस को कैसे, उसको बरकरार कैसे रखना है? ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। इवन मेरे भी दिमाग में कई बार आया कि बस ठीक है यार अब देखते हैं, लेकिन मैं अगर पीछे देखूँ तो मेरे को कुछ नहीं आता इसके अलावा। अगर मैं किसी जॉब या प्रोफेशन को गलत नहीं बोलता, मैं उस लाइफ में नहीं ढल पाऊँगा। हो सकता है मैं किसी को बोला था शायद कि अगर ना मैं कल को डायरेक्टर या फिल्म मेकर नहीं बन पाऊंगा ना, तो मैं गाँव गाँव में जाके ना रामलीला ऑर्गेनाइज करूँगा। आई विल ट्रेन पीपल, आई विल बी अ कैरेक्टर, और मैं परफॉर्म करूँगा, मैं खुश रहूँगा उसमें। और हो सके कल को ये लाइमलाइट में और ये बहुत बड़ा हो जाए कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर रामलीला परफॉर्म करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ। ये कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक थॉट था। और ये बहुत टफ होता है कई बारी, कि ऐसा भी होता है कि ठीक ना, हम 10 ट्राई हुए, 9 ट्राई में वापस हो जाते हैं, 10वां हमारे लिए सही होता है। एक वैसी एक तपस्या की भी एक कहानी थी कि कुछ मंत्र बचे हुए थे और कि वो कोई साध लिया, 7 या 8 मंत्र, कई जन्मों का मंत्र था। तो ये पेशेंस लेवल वैसी चीज़ है यार। मतलब इसकी ना कोई थ्योरी और कोई प्रोसीजर नहीं है इसका। आपको ना अगर करना है ना तो उसको सब कुछ बना लो और बस करते रहो करते रहो करते रहो। ये है कि आप, अच्छा, हमको गिव अप क्या करवाता है? हमको गिव अप ये करवाता है छोटा सेटिस्फेक्शन, चलना कर लेते हैं। लेकिन आप नट जाओ, जो बोलते हैं ना, मान जाओ, नहीं करना यार, चाहिए तो वही चाहिए, ये तो कुछ नहीं चाहिए, रहने दो। आपसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातें करी, और फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है आपके। एंड आई फील कि एक पॉडकास्ट में शायद आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे माइंड में, बट पूरी नहीं हो पाएगी अभी। एंड जो आपने इंट्रोडक्शन अपना दिया था उसके मुताबिक बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिले, जितना मैं ले पाया क्वेश्चन, जितना कोशिश किया आपके हेड में घुसने का, उतना हो पाया। और थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच यार, मज़ा आ गया मेरे को तो। थैंक यू। एंड बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को जो लोग देख रहे हैं, और आप जैसे आर्टिस्ट, कि
यार थोड़ा सपोर्ट करिए हमें, क्योंकि मैं खुद इस कोशिश में लगा हूँ कि यहाँ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे आप अपने थॉट्स रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो तोष भाई के पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया, एक अलग ही फीलिंग आ गई मेरे को, तो बोलने को बहुत मिला। प्लस जो ये पॉडकास्ट का भी कल्चर है और ये हमारे क्रिएटिव कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम परफॉर्म करते हैं तो हमको बोलने को, बताने को, अपनी जर्नी समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी बात बता पाएँ, क्योंकि हर प्रोजेक्ट, हर एक ऑपरेशन अगर बोलें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, बहुत टाइप के लोग बैठेंगे आगे चल के, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होंगे, राइटर्स होंगे और अलग अलग जगह के लोग होंगे। तो हर किसी की एक कहानी है जिसको अंदर से समझना ज़रूरी है, उसकी मेहनत को समझना ज़रूरी है, और वो अगर नहीं समझेंगे तो वो बहुत इजीली जज करने जैसा हो जाता है, जो कि बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि आप लोग भी कुछ काम कर रहे होंगे और उसको कोई जज करेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हमारे इस क्रिएटिव फील्ड को, पॉडकास्ट को आपका सपोर्ट मिलते रहे, अच्छी अच्छी कहानी बाहर आए और बस छत्तीसगढ़ को टॉप पे लेके जाना है। तो धन्यवाद आप सबका, फिर मिलेंगे। ओके, जो काम मीडिया नहीं कर रही है ना, हमारा मोटिव है कि हम वो काम करें, लोगों को एक पहचान दिलाएं और लोग हमें पहचानें। एंड थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑडियंस से भी कि इनकी मूवी जब आएगी आप दिल लगा के आप देखिए उसको। तो दोस्तों, अब कुछ महीनों में मेरी एक मूवी आने वाली है, भुलाबे झन मयाला। तो जल्दी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों पे वो लग जाएगी। आप सभी कोई अपने परिवार के साथ जाकर देखिए। और 14 फरवरी को मेरा एक गाना आने वाला है, कंगना खनका के। तो आप उसको ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट से भर दीजिए उसको। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।